कहानी की शुरुआत होते ही हम एक टीम को देखते हैं जो कि अभी एक ड्रैगन का सामना कर रही थी। वो ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल होता है। वो अपनी इस टीम को देखकर कहता है, ए बेवकूफ़ इंसानों, तुम्हारा मुझे हरा पाना नामुमकिन है। और फिर हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है कि ये शैडो वर्ल्ड है और ये ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये वर्ल्ड लगातार कई जगह को ब्लैक फोक से कवर कर लेता है और किसी को नहीं पता कि उस फोक के अंदर क्या है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये फोक जिस भी ज़मीन को छू लेता है वहाँ कोई जिंदा नहीं बच सकता। इस दुनिया को बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है, इससे पहले कि ब्लैक फोक पूरी दुनिया को तबाह कर दे, इंसानों को शैडो वर्ल्ड पर कब्जा करना होगा। और तभी हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसका नाम डसर होता है। वो उस ड्रैगन से कहता है कि मैं तुम्हें खत्म करके इस नर्क जैसी दुनिया से बाहर निकल जाऊंगा। पर तभी ड्रैगन उनके ऊपर एक अटैक कर देता है, जिससे डेजियर का एक साथी जिसका नाम रफेल है वो अपनी शील्ड से उसे रोकने के लिए आगे आ जाता है, मगर तभी डेजियर उस अटैक को बीच रास्ते में ही रोककर गायब कर देता है। इसके बाद वो ड्रैगन उनके ऊपर एक और अटैक करने वाला होता है कि डेजियर उसके इस अटैक को भी रोक लेता है और फिर वो सभी को कहता है कि मैंने इसके मैजिक पैटर्न को एनालाइज कर लिया है और उसके सभी मैजिक स्पेल को सील कर दिया है। बस ये सुनते से ही उसके साथी भी ड्रैगन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिसके जवाब में ड्रैगन अपने टेल से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रफेल अपनी शील्ड से उसके उस अटैक को भी रोक लेता है। और तभी अजस्ट एक अटैक करने के लिए जंप करती है और उनका एक साथी अजस्ट को अपनी मैजिक पावर देता है। और फिर इन सारी चीजों की बदौलत जब अजस्ट ड्रैगन पर अटैक करती है तो वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और वो ड्रैगन वहीं निपट जाता है। काम खत्म होने के बाद सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं। आगे जब सब लोग साथ में बैठे हुए थे तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि अभी तक क्लियर होने का मैसेज नहीं आया है। आमतौर पर तो हम अभी तक अपने वर्ल्ड में वापस जा चुके होते। जिस पर डेजियर कहता है कि शायद कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। जिस पर दूसरा आदमी कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन उस ड्रैगन से लड़ने वाले 15 लाख लोगों में से सिर्फ हम 6 ही लोग जिंदा बचे हैं। ये सुनकर डेजियर भी सोचने लगता है कि हाँ, इस दुनिया ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरा सब कुछ। तभी एक लड़की कहती है कि हमने आखिरकार जीत हासिल कर ली है गाइस, अभी हमें ऐसे उदास बैठने का कोई मतलब नहीं है। जिसके जवाब में वो आदमी कहता है कि हम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते, काफी सारे लोग मारे गए हैं और हमें फ्यूचर में इसका नतीजा भुगतना होगा। आगे वो लड़की सबका मूड लिफ्ट करने के लिए बात को पलटते हैं और वो रफेल से कहती है कि तुमने ड्रैगन से लड़ने में काफी बड़ी मदद की है, तुम काफी शानदार थे। जिस पर रफेल कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझसे ज्यादा तो हम डेजियर की वजह से जीते हैं, अगर डेजियर नहीं होता ना तो हम जीत नहीं पाते। तभी वहां पर दूसरा आदमी भी कहता है कि अगर मैं सच बोलूं ना डेजियर, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस लड़ाई में किसी काम भी आओगे, लेकिन ऐसे उस ड्रैगन के मैजिक स्पेल को एनालिसिस करके उसकी पावर को रोक पाना, ये तो मेरे बस की बात भी नहीं है। वैसे इतनी पावर होने के बावजूद भी तुम्हें कोई जानता नहीं था, ऐसा क्यों है? जिस पर डेजर कहता है कि ये शायद इसलिए क्योंकि मैं कॉमनर हूँ। इसके बाद फिर सब लोग बातें करने लगते हैं कि जब वो इस वर्ल्ड से निकल जाएंगे तो वो वहाँ पर जाकर क्या करेंगे। और इसी बारे में जब रफाइल डेजर से पूछता है तो वो एक साथी लड़की को याद कर रहा था जो कि अब मर चुकी है, और उसको याद करके थोड़ा सैड होकर डेजर कहता है कि यहाँ से बाहर जाने के बाद क्या करना है, मैं बाहर जाने के बाद ही सोचूंगा। तभी अचानक से उन्हें उस ड्रैगन से मैजिक पावर का एहसास होता है और वो देखते हैं कि अब उस ड्रैगन के अंदर से काफ़ी ज़्यादा मैजिक एनर्जी निकल रही थी। जिस पर उनमें से एक आदमी कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उसके ड्रैगन हार्ट की वजह से हो रहा है। मैंने इसके बारे में कहीं पर पढ़ा था कि ड्रैगन का हार्ट सिर्फ ब्लड पंप नहीं करता है, उनके अंदर काफ़ी बड़े अमाउंट में माना सर्कुलेट होता है, और जबकि मौत हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तब उस माना के पास कहीं जाने का रास्ता नहीं बचता, और इसका मतलब उसके अंदर से काफ़ी बड़े लेवल का धमाका होता है। अब ये सुनते से ही सब लोग वहां पर एक शील्ड बना लेते हैं और खुद को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो मैजिक पावर इतना ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि उनमें से कोई भी बचने वाला नहीं था। डेजर भी उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है मगर उसका भी कोई असर नहीं होता है। तो वहां पर वो आदमी कहता है कि तुम्हारी इन पावर का उस पर कोई असर नहीं होगा। और फिर जब डेजर मरने वाला होता है कि तभी वो सोचता है कि मैं मर नहीं सकता, और तभी अचानक से उसे काफ़ी तेज़ रोशनी नज़र आती है। और फिर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि अभी वो काफ़ी ज़्यादा यंग हो चुका है और उसने स्कूल की कोई यूनिफॉर्म पहन रखी है। ये देखकर उसको और हमको काफ़ी बड़ा झटका लगता है और कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। आगे वो देखता है कि कई सारे स्टूडेंट स्टेज के सामने खड़े हैं और तभी एक लड़की स्टेज पर आकर कहती है कि हे ब्रियन एकेडमी में आप सभी न्यू स्टूडेंट्स का स्वागत है।
डेजर्ट जैसे ही उस टीचर को देखता है तो पहचान लेता है। आगे वो टीचर कहती है कि माफ़ करना, लेकिन तुम में से हर कोई इस एकेडमी में एनरोल नहीं हो सकता है। अभी तुम सभी लोगों को एक टेस्ट देना होगा जिसमें से सिर्फ टॉप 600 को ही एक्सेप्ट किया जाएगा। और जिस टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ उसमें आपको एक शैडो वर्ल्ड को पार करना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डेजर्ट को ये सारी बातें पहले से ही पता होती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में भी था। और शैडो वर्ल्ड के बारे में सुनकर तो स्टूडेंट्स भी डर जाते हैं। लेकिन वो टीचर कहती हैं कि तुम सभी लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये शैडो वर्ल्ड हमने सिर्फ टेस्ट के लिए बनाया है और बाकी इसके आगे की बात तुम्हें तुम्हारे सीनियर्स बता देंगे। और बस इसी के साथ ईयर 3613 का टेस्ट शुरू होता है। बस ये ईयर सुनते से ही डेजर्ट पूरी तरीके से समझ जाता है कि वो टाइम में काफ़ी पीछे आ गया है। और वो वहाँ पर सोचता है कि उस ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई 3616 में शुरू हुई थी और उसके अगले 10 सालों तक हम उस डंजों के अंदर लड़ते रहे जहाँ आखिर में सब कुछ तबाह हो गया था। और इतना सोचकर डेजर्ट की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और इसीलिए वो बाहर एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक सीनियर लड़की आकर उससे कहती है कि मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी और तुम यहाँ पर आकर बैठे हो, तुम डेजर्ट ही हो ना? जिस पर डेजर्ट उससे कहता है कि हाँ, और उससे माफ़ी भी मांगता है। तो वो लड़की भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मेरा नाम लडोनिया है और मैं यहाँ सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और तुम्हें गाइड करने का काम मुझे मिला है। तभी डेजर्ट सोचने लगता है कि मुझे अच्छे से याद है कि लडोया एक जीनियस है जो कि फायर मैजिक यूज़ करती है और तो और उसने अपने एकेडमी रैंकिंग्स में फर्स्ट प्लेस हासिल किया था। इसके बाद जब लडोया डेजर्ट का प्रोफाइल चेक करती है तो उसे पता लगता है कि वो एक कॉमनर है। जिस पर डेजर्ट कहता है कि एनरोल होने के लिए कॉमनर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना? जिस पर लडोना थोड़ी टेंशन में आ जाती है और कहती है कि हाँ, बात तो सही है, लेकिन अगर तुमने टेस्ट पास कर भी लिया फिर भी तुम्हें बीटा क्लास में भेज दिया जाएगा। ये सुनकर डेजर्ट फिर से सोचने लगता है कि हाँ, मैं जानता हूँ इस स्कूल में भेदभाव किया जाता है। इसमें नोबल्स को अल्फा क्लास में रखा जाता है और कॉमनर्स को बीटा क्लास में, और इसीलिए अगर तुम्हें कॉमनर हो और तुम्हारे पास टैलेंट भी है तो उसका कोई वजूद नहीं है, तुम्हें प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी ही नहीं। खैर, इसके बाद जब वो आगे जाते हैं तो वहाँ की फैसिलिटी काफ़ी शानदार होती है और सब लोगों को वहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पर लेडोना एक अजंभे वाला चेहरा बनाकर डेजर्ट से पूछती है कि काफ़ी अजीब बात है, तुम्हें ये सब देखकर हैरानी नहीं हुई? जिस पर डेजर्ट कहता है कि नहीं, दरअसल मैंने ऐसी बिल्डिंग्स पहले भी देख रखी हैं। ये सुनकर लेडोना कहती कि क्या बात कर रहे हो, ऐसी इतनी बड़ी फैसिलिटी और कहीं पर नहीं है। खैर, इसके बाद वो आगे दोनों टेस्ट देने के लिए जाने लगते हैं, पर तभी एक लड़का पीछे से लेडोया को आवाज लगाता और कहता है, हे, तुम्हें यहाँ देखना काफी दिलचस्प है। उसे देखकर डेजर्ट लेडोना से पूछता है कि क्या आप इसको जानती हो? जिस पर लेडोना कहती कि हाँ, बिल्कुल जानती हूँ, ये कमीना बेवकूफ लड़का है जिसका नाम एलहैम है। उनके पास पहुंचकर एलहैम कहता है, लगता है तुम इसलिए लेट हो गई हो क्योंकि तुम्हारी हाइट की वजह से तुम तेज दौड़ नहीं पाती हो। जिसके जवाब में लेडोनिया कहती है कि मुझे भी लगता है कि आज भी तुम वैसे ही हो, तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम्हारी परवरिश कैसी जहरीली हुई होगी। जिस पर एलहैम कहता है कि तुम जैसी फायर मैजिक यूज करने वाली मेरी परवरिश के बारे में कैसे कुछ बोल सकती है। जिस पर लेडोना कहती है कि हाँ, वैसे भी इस फायर मैजिक से हारने वाले भी तुम ही थे। इसके बाद एलहैम डेजर्ट से कहता है कि क्या तुम्हें लेडोना गाइड कर पा रही है? जिस पर डेजर हाँ में जवाब देता है और इसके बाद एलहैम उसका प्रोफाइल चेक करने लगता है और देखता है कि वो एक कॉमनर है और ये पता लगते ही वो उसका मजाक बनाने लगता है और लडोरी से कहता है कि तुमसे मुझे यही उम्मीद थी, तुम सिर्फ एक कॉमनर को ही गाइड कर सकती हो, लगता है इस बार तुम मुझसे मुकाबला करने के लायक हो ही नहीं। और इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है और जाते जाते डेजर से कहता हुआ जाता है कि अगर किसी चमत्कार के चलते तुम टेस्ट पास कर भी लेते हो फिर भी बीटा क्लास में ही रहोगे, इसलिए इससे अच्छा तो यही है कि तुम ये टेस्ट ना ही दो, वही तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और तभी वहां पर अनाउंसमेंट होती है, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने, टेस्ट अभी स्टार्ट होने वाला है। अब ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद जब डेजर लडोना से जाने के लिए पूछने जाता है तो देखता है कि वो तो अभी गुस्से की आग में जल रही होती है और वो डेजर से कहती हैं कि तुम मेरी बात समझ लो, तुम्हें ये एग्जाम जीतना ही होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। जिस पर डेजर कहता है कि हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगले सीन में जब वो टेस्ट साइट पर पहुंचते हैं तो वहां डेजर किसी को ढूंढने लगता है, पर तभी पीछे से एक लड़की उसे बुलाती है जो कि वही लड़की थी जिसके बारे में डेजर पहले सोच रहा था। उस लड़की को देखते ही डेजर को अपनी सारी यादें वापस से नजर आने लगती हैं और फिर डेजर सोचता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इस टाइम में वापस क्यों आया हूं, लेकिन मैं वो हादसा दोबारा से नहीं होने दूंगा। मैं शपथ लेता हूं इस दुनिया की हिस्ट्री को अपने खुद के हाथों से वापस लिखूंगा। उसके बाद जब डेजर उस लड़की को देखता है तो उसे तुरंत से पहचान लेता है। उसका नाम रोमांटिका होता है। डेजर उसे उसके नाम से बुलाकर पूछता है कि रोमांटिका, तुम सेफ हो? लेकिन तभी वो देखता है कि रोमांटिका उसकी तरफ एकदम हैरानी से देख रही थी, क्योंकि तू पास्ट में आया है भाई, वो तो प्रेजेंट की प्रेजेंट में है।
आगे रोमांटिक उससे पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, क्या हम पहले कभी मिले हैं। ये सुनकर अपने भाई को रियलाइज़ हो जाता है कि वो अभी पास्ट में है और अभी रोमांटिका उसे नहीं जानती है। और फिर डेजर एकदम थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि माफ़ करना, वो असल में मैंने तुम्हारा नाम वहाँ ऊपर देखा था, क्योंकि हम दोनों एक ही ग्रुप से हैं ना, तो वहाँ पर देखा था। ये सुनने के बाद रोमांटिका कहती है ओह ठीक है, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाती डेजर्ट सोचता है कि तुम मुझे कैसे याद नहीं होगी, तुम तो मुझे बिल्कुल याद हो, सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि तुम्हें खोने के बाद मेरी क्या हालत हो गई थी, और इसीलिए मैं दोबारा तो तुम्हें उससे गुजरने नहीं दूंगा। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में टेस्ट स्टार्ट होने ही वाला था, जहाँ लेडोना डेजर को बता रही थी कि तुम ग्रुप डी में हो और यहाँ तुम्हें एक शैडो वर्ल्ड के अंदर रेस को जीतना होगा। हाँ, पर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भले ही ये एक शैडो वर्ल्ड है, लेकिन ये सिर्फ एक टेस्ट के लिए बनाया गया है और यहाँ पर एक सेफ्टी सिस्टम भी है। मतलब अगर तुम्हें कहीं ज्यादा चोट आ जाती है तो तुम तुरंत बाहर आ जाओगे। ये सुनकर डेजर्ट पूछता है कि चोट क्यों आएगी, लेकिन तभी एलहम पीछे से आकर कहता है कि यहाँ दूसरे स्टूडेंट्स पर अटैक करना अलाउड है और इसीलिए तुम्हारा इस टेस्ट को पास करना नामुमकिन है। इतना कहकर एलहम एक लड़की को इंट्रोड्यूस करता है जिसे वो गाइड कर रहा था और बताता है कि ये अजेस्ट है और ये एक मैजिक स्पोर्ट्समैन है। तो डेजर्ट जैसे ही अजेस्ट को देखता है तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आती है और वो सोचता है कि मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानता हूं, तुम एक मैजिक नाइट हो जो आइस मैजिक यूज करती हो और साथ ही में एक हाई सर्कल मेज भी हो जो विजन मैजिक यूज करती हो, और उसका एनालिसिस कर पाना तो नामुमकिन है और इसीलिए तुम मेरी सबसे पावरफुल साथी बनोगी। आगे हम देखते हैं कि एलहम लेडोना के ऊपर हंसते हुए कहता है कि अब क्या हुआ, लगता है तुम्हारा जोश फुर्र हो गया, पर क्या फर्क पड़ता है, तुम जैसों के लिए कॉमन अरीना ही सही है। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है, जिस पर लेडोना डेजर्ट से कहती है कि एक मैजिक नाइट से जीतना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा, लेकिन फिर भी हार मत मानना। जिस पर डेजर्ट उसे थैंक्स कहकर एक ब्लैक होल जैसे दिखने वाले गोले से शैडो वर्ल्ड के अंदर चला जाता है। अब जैसे ही वे सब लोग शैडो वर्ल्ड के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर ना अनाउंसमेंट होती है कि आप सभी लोगों को आगे जो वो गोल दिख रहा है वहां तक पहुंचना है और सिर्फ टॉप 3 ही पास होंगे। आप सभी लोग मैजिक या किसी भी अटैक का यूज करके दूसरे पार्टिसिपेंट्स को रोक सकते हो, और हाँ, आप में से अगर किसी को ज्यादा डैमेज मिलता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आगे सब एक लाइन में स्टार्टिंग लाइन के पास खड़े होते हैं। वहां पर डेजर एजेस्ट की तरफ देखकर सोचता है कि मेरी तरह एजेस्ट ने भी एकदम आखिरी तक सर्वाइव किया था, तो हो सकता है कि वो भी मेरी तरह फ्यूचर से आई हो। तभी एजेस्ट डेजर को उसके नाम से बुलाती है, जो सुन के डेजर हैरान रह जाता है और पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। जिस पर एजेस्ट कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम लिस्ट में देखा था, तुम्हारा सर्कल लोएस्ट से भी लोएस्ट है और तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी भी एवरेज से नीचे है। अगर तुम दिन रात ट्रेनिंग भी करते हो तब भी तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। अब ये सुनकर डेजर समझ जाता है कि एजेस्ट फ्यूचर से तो बिल्कुल नहीं आई है। फिर एजेस्ट कहती है कि मैंने नोटिस किया है कि तुम तब से मुझे घूरे जा रहे थे, लेकिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं कमज़ोर पर अटैक नहीं करती हूँ। जिस पर डेजर एक स्माइल देकर थैंक्स बोलता है। आगे आगे देखो होता है क्या। आगे जैसे ही रेस स्टार्ट होती है, एजेस्ट हवा को चीरते हुए आगे बढ़ जाती है और उसके पीछे पीछे बाकी सब भी भागने लगते हैं। वहां पर रोमांटिका जब भाग रही होती है तो वो गलती से एक छोटे से जानवर को डरा देती है, जिस पर वो उससे माफ़ी मांगती है। ये देखकर डेजर उससे कहता है, लगता है तुम अभी भी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी सॉफ्ट हो। जिस पर रोमांटिका पूछती है कि अभी तक से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, कहीं तुम मेरे ऊपर लाइन तो नहीं मार रहे, चुपचाप अपनी रेस पर फोकस करो। वो ये भी कहती है कि तुम मुझे तुम्हारी तरह मत समझना, जिस पर डेजर उसे एक स्माइल देकर कहता है सॉरी, ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा। ये देखकर तो रोमांटिका और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि डेजर्ट तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि वो उसे कई सालों से जानता हो। वो उससे कहती है कि तुम मेरे सामने ऐसे स्माइल मत करना, ठीक है। लेकिन तभी अचानक से रोमांटिका पर एक अटैक हो जाता है, लेकिन डेजर उसे धक्का देकर बचा लेता है। हम देखते हैं कि जिस लड़के ने रोमांटिका पर अटैक किया था वो उसे बचाने के लिए अब डेजर पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर रोमांटिका अपने अटैक से उस लड़के के अटैक को रोककर उसे हरा देती है। और फिर यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि उनमें से एक पार्टिसिपेंट बाहर हो चुका है। आगे रोमांटिका डेजर को उससे बचाने के लिए थैंक्स बोलती है, जिस पर डेजर उसे एक और स्माइल देता है, वही वाली जानने वाली स्माइल। ये देखकर तो रोमांटिक आग बबूला हो जाती है और उससे कहती है कि मेरे सामने ऐसी स्माइल मत करो। जिस पर डेजर कहता है कि क्या तुम्हें बाकियों से आगे नहीं निकलना है, वो काफी आगे जा चुके हैं। ये सुनकर रोमांटिका कहती हैं कि मैं मेरी ये वाली एबिलिटीज बाद में यूज करने वाली थी, लेकिन लगता है कि अब मुझे मेरी असली एबिलिटीज दिखानी ही पड़ेंगी। और इतना कहते से ही वो वहां पर एक मैजिक क्रिएट करने लगती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एकेडमी के प्रोफेसर्स मैच को देख रहे थे और कहते हैं कि इस साल एक मैजिक नाइट हमारे एकेडमी में आने वाली है, जो कि एक काफी अच्छी बात है, लेकिन इसी ग्रुप में कॉमनर भी है। और इतना कहकर सब डेजर पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इसकी किस्मत तो वाकई में काफी ज्यादा खराब है, इसे एक मैजिक नाइट वाले ग्रुप में ही शामिल होना था। तो वहीं इस तरफ दो लड़के एजेस्ट के ठीक पीछे ही भाग रहे थे, पर तभी अचानक से उनके पीछे से काफी तेज हवा उन्हें खींचने लगती है, जिसके असर से वहां पर एक पेड़ उखड़कर उनके ऊपर गिर जाता है और बेचारे ये दोनों भी रेस से बाहर हो जाते हैं। लेकिन उस हवा का एजेस्ट के ऊपर कोई असर नहीं होता है, वो
वो अपनी स्वॉर्ड से हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। आगे हम देखते हैं कि ये सारी चीजें रोमांटिका की मैजिक की वजह से हुई थी। वो कहती है, देखा ना मेरा कमाल। आगे रोमांटिका कहती है कि अभी तो हम सिर्फ 3 ही बचे हैं, इसका मतलब हम दोनों तो आराम से पास हो जाएंगे, क्यों, है ना? क्या तुम्हें लगा था कि मैं ऐसा बोलूंगी? नहीं, अभी अगली बारी तुम्हारी है। अच्छा होगा अगर तुम खुद से बाहर हो जाओ, नहीं तो बाद में काफी दर्द होगा, मुझे मत कहना। जिस पर डेजर फिर से स्माइल करता है और कहता है कि मैं बाहर नहीं होने वाला हूँ, और दोबारा से फिर से स्माइल करता है। ये देखकर तो रोमांटिका कहती है कि तेरी ये हिम्मत, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर तो वो आओ देखती ना ताओ और वहां पर काफी सारे मैजिक सर्कल बनाकर डेजर पर अटैक कर देती है। अटैक करने के बाद उसे लगता है कि डेजर तो अब डिस्क्वालीफाई हो चुका है, मगर तभी डेजर उन अटैक से आसानी से बचकर कहता है कि तुम इतने सारे सर्कल को एक साथ हैंडल कर लेती हो, तुम तो कमाल हो यार। ये सुनकर जब रोमांटिका उसकी तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो एकदम सही सलामत है। आगे डेजर उसे बताता है कि तुम ना स्पीड पर बहुत ज्यादा फोकस करती हो और इसलिए तुम्हारे कंट्रोल वीक हैं। तुम्हारे किए गए अटैक की डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करने से ही वो निशाने पर नहीं लगते हैं। ये सुनकर तो रोमांटिका बस फट जाती है बम की तरह। वो कहती कि तुम खुद को समझते क्या हो, तुम मुझे सिखाओगे? हैं, मुझे सिखाओगे? वो तो बस मुझसे एक बार गलती हो गई, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे हार जाऊंगी। और ये कहकर रोमांटिका दोबारा उस पर अपना अटैक स्टार्ट कर देती है, और इस बार तो उसका अटैक एक और भी ज्यादा खतरनाक होता है। पर तभी डेजर एयर फ्लो को थोड़ा सा चेंज कर देता है, जिससे एक भी अटैक उसके ऊपर न लगकर नीचे जमीन पर लग जाते हैं। ये देखकर रोमांटिका कहती है, क्या तुमने अभी अभी मेरे स्पेल के ऊपर इन्वर्स किया है? जिस पर डेजर कहता है, हाँ मुन्नी, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये सुनकर रोमांटिका सोचती है कि इन्वर्स करने के लिए तो तुम्हें सामने वाले से काफी लेवल ऊपर के मैजिक सर्कल में होना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे साथ तो नहीं हो सकता। तुम तो सबसे लोएस्ट सर्कल में हो। और इतना कहकर रोमांटिका दोबारा उस पर अटैक कर देती है, लेकिन इस बार भी डेजर उसके अटैक को हाथ से पकड़ लेता है और वहीं के वहीं तोड़ देता है। अब ये देखकर तो रोमांटिका सदमे में जा चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि डेजर ने उसके अटैक को इतनी आसानी से खत्म कर दिया। और तभी डेजर उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि चलो अब जल्दी से इसे खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे बाकियों से भी निपटना है यार। और ये बात होते सही रोमांटिका वहां पर काफी सारे मैजिक सर्कल बनाती है और कहती है कि तो तुम अब इतने सारे मैजिक सर्कल को इन्वर्स करके दिखाओ। और इतना कहकर वो उस पर अटैक कर देती है। पर रोमांटिका, तुम अभी स्ट्रांग तो हो, लेकिन इतना काफी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम फिर से उसी फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। तुम्हें और स्ट्रांग बनना पड़ेगा यार। और इतना कहते ही डेजर अपना इन्वर्सिटी कर देता है, जिससे रोमांटिका के सारे अटैक गायब होने लगते हैं और फिर एक ही झटके में उसके सारे मैजिक सर्कल्स भी गायब हो जाते हैं। फिर डेजर रोमांटिका के पास आकर अपने पैरों पर एक स्पेल यूज करता है, जिसे देखकर रोमांटिका कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? ये तो एक बेसिक स्पेल है जिससे फ्रिक्शन रिमूव होता है। जिस पर डेजर कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो। इस शैडो वर्ल्ड में चाहे हम कितना भी डैमेज क्यों ना हो जाए, हम मरने वाले नहीं हैं। और इतना कहते सही वो अपने पीछे से एक फायर स्पेल कास्ट करता है और एक धम्म से धमाका करके वहां से काफी तेजी से आगे निकल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एजेस्ट गोल तक पहुंचने वाली होती है, लेकिन उसे डेजर के उसकी तरफ आने का पता चलता है और इसीलिए वो वहीं पर रुक जाती हैं और कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि तुमने रोमांटिका को कैसे हराया, लेकिन मैं तुम्हें कमजोर बुलाने के लिए माफी चाहती हूँ। और इतना कहकर एजेस्ट उस पर काफी सारे हमारे मैजिक एरो से अटैक करने वाली होती है। और तभी डेजर भी उसके स्पेल पर एनालिसिस करना स्टार्ट कर देता है, और ये देखकर एजेस तुरंत उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन डेजर उसके एरोस की डायरेक्शन बदल देता है और बच जाता है। आगे एजेस कहती है कि अच्छा एनालिसिस, अब मैं तुम्हें एक झटके में ही खत्म कर दूंगी, तुम कुछ एनालिसिस कर ही नहीं पाओगे। और इसके बाद वो उस पर एक काफी बड़ा अटैक करती है, लेकिन डेजर उसका भी एनालिसिस कर लेता है और उसका डायरेक्शन भी चेंज कर देता है, जिससे वो अटैक जमीन पर गिरते हैं और वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। और उस धमाके के साथ ही डेजर काफी तेजी से एजेस्ट की तरफ आगे बढ़ता है। और जैसे ही एजेस्ट इसका सामना करने के लिए स्वॉर्ड निकालने वाली होती है कि तभी डेजर उसके पास आकर कहता है कि इस रेस में एक दूसरे को हराना नहीं, बल्कि फिनिश लाइन पर पहुंचना है, और तुम तो मुझे हराने पर जोर लगा रही हो। और इतना कहते से डेजर बिना लड़े एक झटके में फिनिश लाइन पर पहुंच जाता है और वो ये रेस जीत जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अकेडमी के एक बड़े हॉल में सारे प्रोफेसर्स बैठे हुए थे, एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट डिसाइड करते हुए। तभी एक प्रोफेसर थोड़ा स्मग टोन में कहता है, हर साल की तरह इस बार भी कोई भी कॉमनर अल्फा क्लास में नहीं जा पाएगा। उसकी बात सुनते ही एक लेडी प्रोफेसर हंसी के साथ बोलती है, बिल्कुल सही कहा, कॉमनर्स को तो खुद को लकी समझना चाहिए कि हम उन्हें अपनी एकेडमी में एडमिशन लेने भी दे रहे हैं। ये सुन के बाकी सारे प्रोफेसर्स कॉमनर मेजर्स का मजाक उड़ाने लगते हैं और पूरा हॉल हंसी से भर जाता है। लेकिन तभी हेड टीचर गुस्से भरी आवाज में सबको चुप करा देते हैं। बस, आप सब शांत हो जाइए। पूरा रूम एकदम साइलेंट हो जाता है। हेड टीचर आगे बोलते हैं, इस साल एक कॉमनर स्टूडेंट को अल्फा क्लास के लिए रिकमेंडेशन मिला है। ये सुन के सब शॉक में आ जाते हैं। तभी प्रोफेसर ब्रिगेड डेजर अपनी चेयर से उठती हैं, स्टूडेंट की प्रोफाइल ओपन करती हैं और कहती हैं, मेरे ख्याल से इस लड़के को अल्फा क्लास में होना चाहिए। और इसी सस्पेंस के साथ सीन कट हो जाता है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक कर रहे थे और वहाँ हर बार की तरह वही होता है। सभी नोबल्स के बच्चे अल्फा क्लास में जाते हैं और सारे कॉमनर्स बीटा क्लास में जाते हैं। यहाँ पर डेजर भी बीटा क्लास में होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि रोमांटिका भी बीटा क्लास में है और ये देखकर वो सदमे में होती है, क्योंकि वो तो एक नोबल फैमिली से थी। और अब उसको हैरानी होती है कि अरे बाप रे, ये कैसे हो गया। खैर, आगे जब उनकी क्लास स्टार्ट होती है तो वे लोग एक टूटे फूटे पुराने क्लासरूम में बैठे हुए थे और वो देखकर रोमांटिका काफ़ी ज़्यादा निराश भी थी। तभी वहाँ पर टीचर जो थे वो कहते हैं कि मेजर्स को सर्कल के हिसाब से रैंक दिया जाता है। सबसे लोअर सर्कल में 1 होता है और सबसे हाई सर्कल में 7 होता है। एंट्रेंस के एग्जाम में भी तुम लोगों को सर्कल के हिसाब से ही प्लेस किया गया था। अल्फा क्लास में होने के लिए तुम्हें कम से कम सर्कल 2 में तो आना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि तुम सब लोग सर्कल 1 में हो। तुम सबके पास ना वो स्किल्स नहीं हैं जो शैडो वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए चाहिए। ये सुनकर रोमांटिका अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी और वो सोचती है कि मेरा रैंक तो सर्कल 2 है, लेकिन फिर भी मुझे बीटा क्लास में रखा गया। तभी उसकी नज़र पास में बैठे डेजर पर जाती है। वो सोचती है कि इसने तो उस मैजिक नाइट को भी हरा दिया था, लेकिन फिर भी ये बीटा क्लास में क्यों है। तभी डेजर वापस से पहले की तरह रोमांटिका की तरफ देखकर स्माइल करता है। ही। ये देखकर तो रोमांटिका गुस्से से भर जाती है। मेरी तरफ देखकर स्माइल करना बंद करो। आगे डेजर उसकी और प्रोफेसर ब्रिगेटा हैं, जहां वो प्रोफेसर से कह रहा था कि आपने मेरे ऑर्फनेज के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर प्रोफेसर कहती हैं कि मुझे खुशी है कि तुम्हें अभी भी सब कुछ याद है और तुम बड़े होकर इतने अच्छे मेज भी बन गए हो। किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम एजिस्ट को धूल चका दोगे। वैसे मैंने तुम्हें अल्फा क्लास में डालने की कोशिश भी की थी, लेकिन सारे प्रोफेसर्स नोबल होने की वजह से उन्होंने ये होने ही नहीं दिया। जिस पर डेजर सोचता है कि इन लोगों ने नोबल्स और कॉमनर्स के बीच में एक दीवार बना रखी है और इसकी वजह से सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि कई सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स का भी टैलेंट बाहर नहीं आ पाएगा और इसीलिए मुझे जितना हो सके इन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को बाहर निकालना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रोमांटिका एक जगह पर बैठकर बीटा क्लास में ना होने का गम मना रही थी। वाह वाह। पर तभी उसके पास एक लड़का आकर कहता है कि तुम रोमांटिका ही हो, है ना। जिस पर रोमांटिका हाँ में जवाब देती है और पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो लड़का कहता है कि मैं डोनेट हूँ, मैं तुम्हारी तरह एक न्यू स्टूडेंट हूँ, लेकिन अल्फा क्लास में हूँ। दरअसल मैं पार्टी मेंबर ढूंढ रहा था और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जल्द ही मैं ब्लू मून ज्वाइन करने वाला हूँ, जो कि अकेडमी की सबसे पावरफुल पार्टी है और उसमें क्लास के टॉप स्टूडेंट्स हैं। मेरे यहाँ पर आने का मकसद ये है कि मैं तुम्हें भी इन्वाइट करने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारी स्किल्स काफ़ी शानदार हैं। ये सुनकर रोमांटिका सोचती है कि अगर मैं ब्लू मून ज्वाइन कर लेती हूँ तो शायद अल्फा क्लास में भी जा सकती हूँ, लेकिन तभी डोनेटाज उसका हाथ पकड़कर कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम काफ़ी क्यूट हो और मैं चाहता हूँ कि इसके बदले में तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जिसे सुनकर रोमांटिका कहती है, हैं ये कैसी बात कर रहे हो तुम, हम तो सिर्फ आज ही मिले हैं। जिस पर डोनेटाज एग्जाम में देखा था और देखते ही प्यार हो गया था और मुझे लगता है कि ये काफ़ी बुरी बात है कि तुम्हें इन घटिया नीच कॉमनर्स के साथ बीटा क्लास में रहना पड़ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर रोमांटिका कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। जिस पर डोनेटाज हंसता है और अपनी पॉकेट से कुछ निकालकर रोमांटिका को देता है और कहता है कि ये एक कैमोवेन है और मेरे होम टाउन में हम ये उसे ही देते हैं जिसे हम प्यार करते हैं। आगे जब रोमांटिका उसे ओपन करती है तो उसमें से काफी सुंदर नेकलेस निकलता है। डेजर उसके पीछे आ जाता है। हेलो मिस रोमांटिका। जिसे देखकर रोमांटिका एकदम घबराकर नीचे गिर जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। जिस पर डेजर कहता है कि मैं भी तुम्हें वही पूछने आया हूँ जो डोनेटास पूछने आया था। जिस पर रोमांटिका कहती है कि तुम्हें कौन अपना बॉयफ्रेंड बनाएगा, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। जिस पर डेजर कहता है, अरे नहीं 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 देवी जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं तो तुम्हें मेरी पार्टी में शामिल करना चाहता हूं। जिस पर रोमांटिका कहती है, कितने अजीब हो यार तुम, मैं एकेडमी के टॉप पार्टी में शामिल ना होकर एक बीटा क्लास के स्टूडेंट की पार्टी में क्यों ज्वाइन होना चाहूंगी। जिस पर डेजर मन में सोचता है कि आगे जाकर यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। आगे रोमांटिका कहती है कि अगर अब तुम्हारा हो गया हो ना तो यहाँ से जाओ। जिस पर डेजर अपने पॉकेट से एक पेपर निकालकर टेबल पर रखता है और कहता है कि इसे तभी पढ़ना जब तुम्हारे आसपास कोई होना। ये देखकर रोमांटिका उसका मजाक उड़ाने लगती है, क्या लिखा है इस पेपर में, बोलो, जरूर तुमने कोई शर्मनाक चीज ही लिखी होगी इसमें। जिस पर डेजर उसके पास जाकर उसके कान में कहता है कि पढ़ने के बाद इस लेटर को जला देना और मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। आगे जब डेजर के जाने के बाद रोमांटिका लेटर को पढ़ती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि डेजर को इस बारे में कैसे पता चल गया। इसके बाद जब डेजर वहां से जा रहा था तो एक लड़के को देखता है जिसका नाम पराम होता है। उसे देखकर वो सोचता है कि मेरे पास्ट में आने से पहले जितने भी वॉरियर्स इस बैटल में शामिल हुए थे उनमें से यही सबसे तेज था। वो उस टाइम कितना ज्यादा स्ट्रांग था जबकि उसे कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी। इस बार तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है।
तभी रोमांटिका भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है और उससे वो सवाल पूछने ही वाली होती है कि डेजर उससे कहता है कि अभी प्रैक्टिस मैच स्टार्ट होने वाला है, इसलिए शांत हो जाओ। और इसी दौरान हम देखते हैं कि पराम एक लड़के के साथ फाइट करने वाला था। पराम को देखकर इधर रोमांटिका पिघल जाती है क्योंकि उसे वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। आगे पराम एक काफ़ी बड़े स्वॉर्ड को उठाकर फाइट करने का डिसाइड करता है और ये देखकर डेजर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर जब पराम और उस अल्फा क्लास के लड़के के बीच में फाइट स्टार्ट होती है तो पराम उसकी तरफ भागकर उस पर लगातार अटैक करने लगता है, जिससे वो लड़का पीछे हट जाता है। डेजर उसे देखकर सोचता है कि पराम अपने स्वॉर्ड को बिना सोचे समझे ही घुमा रहा है और वो इतना बड़ा स्वॉर्ड क्यों यूज कर रहा है। तो इधर पराम और उस लड़के के बीच में फाइट जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन तभी वो लड़का पराम के अटैक से बचकर उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और उस अटैक के कारण पराम की स्वॉर्ड दूर जाकर गिरती है और पराम हार मान लेता है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी वो नोबल लड़का पराम को बहुत ही बेरहम से मारने लगता है और उसे देखते से ही डेजर उसको बचाने के लिए भागता है और वहां पर जाकर उस लड़के से कहता है कि मैच तो खत्म हो गया है ना, तो तुम अब इसे क्यों मार रहे हो? लगता है इसके अटैक से तुम्हें काफी ज्यादा दर्द हुआ था, है ना? ये सुनकर वो लड़का गुस्से से भरा जाता है और डेजर पर अपनी पावरफुल स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन डेजर उसके स्वॉर्ड के अटैक को अपने हाथ से रोक लेता है, जिससे उसकी स्वॉर्ड के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और डेजर फिर उसकी तरफ गुस्से से देखकर कहता है कि तुम मैच जीत चुके हो और क्या चाहते हो? जिस पर वो लड़का कहता है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो लड़का वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पराम डेजर के हाथ में बैंडेज लगा रहा होता है और वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि माफ करना दोस्त, लेकिन अब मेरी वजह से तुम्हारे राइट हैंड में कुछ दिनों के लिए दर्द रहेगा। जिस पर डेजर कहता है कि तुम्हें बचाने का फैसला मेरा खुद का था, इसलिए तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। खैर, आगे फिर वो लोग आपस में अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। तो इसके बाद पराम जाते जाते डेजर से कहता है कि अब तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है, इसलिए फ्यूचर में कोई भी काम हो तो मुझे जरूर बताना। जिस पर डेजर हाँ में जवाब देता है। ठीक है। उसके जाने के बाद डेजर रोमांटिका से कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं था? चलो कहीं और जाके बात करते हैं। फिर रोमांटिका उससे पूछती है कि तुमने इस लेटर में जो लिखा है उसके बारे में किसी और को बताया तो नहीं है ना? जिस पर डेजर कहता है बिल्कुल नहीं, मैं क्यों बताऊंगा? हाँ, लेकिन प्रोफेसर्स को ये बात पता है। हाँ, इसीलिए तो तुम्हें बीटा क्लास में रखा गया है, जबकि तुम तो एक नोबल हो और तुम्हारी स्किल्स भी कमाल की हैं। प्रीलिचा किंगडम, जो कि यहाँ से 1002 किलोमीटर दूर है, वहाँ के एक मर्चेंट ने ट्रेडिंग करके लाखों रुपए कमा लिए थे। उस कॉमनर और मर्चेंट ने गरीब नोबल से उसका टाइटल खरीद लिया और ईरू का सरनेम हासिल कर किया। और ये सब तब की बात है जब तुम 4 साल की थी रोमांटिका, ईरू। और हाँ, भले ही तुम्हारी फैमिली ने नोबल का टाइटल खरीद लिया हो, लेकिन तुम अपने कॉमनर खून को नहीं बदल सकती हो। और हमारे प्रोफेसर्स का यही मानना था, जिस वजह से तुम्हें बीटा क्लास में डाला गया है। तुम्हें ना ब्लू मून में ज्वाइन होने के ऑफर को मना कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें ना सिर्फ नोबल्स ही ज्वाइन कर सकते हैं। जिस पर रोमांटिका कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे यकीन है डोटा मुझे जरूर प्रोटेक्ट करेगा। जिस पर डीजर कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं, वो कॉमनर्स को कैसे नीच और घटिया कह रहा था? और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये इमेजिन कर सकती हो कि जब डोटा को सच्चाई का पता चलेगा तो वो कैसा बिहेव करेगा। और अगर अब मेरी इतनी बातें बताने के बाद भी तुम मुझे मना करोगी तो ठीक है, फिर मैं अकेला ही पराम के साथ पार्टी बना लूंगा। जो सुन के रोमांटिका कहती हैं कि तुम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते, तुम हमेशा एक अजीब सी स्माइल करते रहते हो, मेरी फैमिली के बारे में इतना सब जानते हो और एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पर इतना बेफिक्र रहने के बाद भी एक मैजिक नाइट को हरा देते हो। और सबसे अजीब तो वो तुम्हारा इमर्सिंग स्पेल है। तुम सबसे लो सर्कल में होने के बाद भी ये कैसे कर लेते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी पार्टी में ज्वाइन हो जाऊंगी और एक दिन तुम्हारे सारे राज सबके सामने लेकर आऊंगी, तुम बस देखते जाओ। भाभी अपनी पार्टी में आने के लिए तैयार है रे, वाह 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 वाह। इसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हमें पराम का बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसकी मॉम उसे एक स्वॉर्ड देकर कहती है कि ये स्वॉर्ड प्यार की निशानी है, जब तक ये स्वॉर्ड चमकती रहेगी तुम्हारे फादर हमारे बारे में सोचते रहेंगे। और ये सुनकर पराम उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो स्वॉर्ड टूटकर नीचे गिर जाती है और पराम चिल्लाकर नींद से जाग जाता है। इसके बाद डेजर रोमांटिका और पराम को प्रोफेसर ब्रिगिस्टा में है, जहां प्रोफेसर उन्हें देखकर डेजर से कहते हैं लगता है तुम्हें अच्छे खासे टीम मेंबर मिल चुके हैं, जिस पर वो दोनों एक स्माइल करते हैं। आगे प्रोफेसर उन्हें बिठाकर चाय देती है और डेजर से कहती है कि चलो अब काम की बात करते हैं, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें ये पार्टी क्यों बनाना है? जिसके जवाब में डेजर कहता है कि मैं ये रैंकिंग सिस्टम का टूर्नामेंट जीतकर अल्फा क्लास में जाने का सोच रहा हूँ। ये सुन के रोमांटिका और पराम दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि
क्योंकि उन्हें भी इस बारे में कोई खबर नहीं थी। प्रोफेसर ये सुन के पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि ये कितना मुश्किल होने वाला है? जिस पर डेजर्ट कहता है कि हाँ मुझे काफ़ी अच्छे से पता है, पर तभी प्रैम के पूछने पर प्रोफेसर समझाती है कि रैंकिंग टूर्नामेंट एक एग्जाम है जिसमें हर ग्रेड में स्टूडेंट्स का रैंक डिसाइड होता है। ये एग्जाम अल्फा और बीटा क्लास दोनों साथ में देते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारी पार्टी में 3 से 6 मेंबर का होना जरूरी है। एग्जाम में पहले 2 पार्टीज के बीच में फाइट होती है और उसमें जीतने वाली पार्टी का रैंक और ऊपर बढ़ता है और इसमें सिर्फ अपने अपोनेंट को हराने के अलावा पार्टी मेंबर को सपोर्ट करना और अपने दुश्मन के साथ डील करना है। दरअसल इस टूर्नामेंट का मकसद स्टूडेंट्स के अलग अलग स्किल्स को बाहर लेकर आना है, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफिकेशन राउंड तक ही लागू होता है। उसमें जो भी पार्टी जीतेगी वो फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट करेगी, जो कि एक शैडो वर्ल्ड के अंदर होगा, और उनमें से जो 9 स्टूडेंट्स टॉप पर आएंगे उन्हें सिंगल रैंकर्स का टाइटल दिया जाएगा। अगर तुम लोग सिंगल रैंकर्स बन जाते हो तो बीटा से अल्फा क्लास में जा पाओगे, मगर ध्यान रखना आज तक कोई भी बीटा क्लास से अल्फा क्लास में नहीं जा पाया है। और ये सुनकर रोमांटिका कहती है, हाँ और इस बार भी ऐसा ही होना है क्योंकि उनके पास हमसे काफी ज्यादा फैसिलिटी है, वो हमें एक चुटकी में हरा देंगे। आगे प्रोफेसर भी यही कहती हैं कि हाँ आज तक सभी एग्जाम में अल्फा क्लास के स्टूडेंट्स ही टॉप पर आए हैं, इसलिए तुम लोगों का जीतना इम्पॉसिबल है। जिसे सुनकर डेजर्ट कहता है, और इसी वजह से तो उसे ट्राई करना बनता है। जरा सोचो, अगर हम तीनों एक ही पार्टी के मेंबर वो भी बीटा क्लास से सिंगल रैंक बन जाते हैं तो यहाँ के प्रोफेसर्स को यह साबित हो जाएगा कि बीटा क्लास में भी बहुत दम है। जिस पर प्रोफेसर कहती हैं कि अगर तुम लोग सिंगल रैंकर्स बन जाते हो तो शायद इस एकेडमी के घटिया सिस्टम को बदल सकते हो। और इसके बाद डेजर्ट और उसके दोस्त वहां से निकलकर उन्हें दिए गए पार्टी रूम की तरफ जाते हैं और इस दौरान वो रास्ते में अल्फा क्लास के स्टूडेंट्स को भी प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और उन्हें देखकर रोमांटिका कहती हैं कि ये लोग कितने अच्छे एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तभी आगे हम देखते हैं कि डेजर्ट उनके रूम का दरवाजा खोलता है, जिसके अंदर सब टूटा फूटा, सब बिखरा पड़ा था। यहाँ तक कि फ्लोर से भी टूटने जैसी आवाज आ रही थी कि अभी टूट के गिर जाएगा। और ये रूम देखकर हम उन दोनों का सड़ा हुआ मुंह देख पाते हैं। और अब यही काफी नहीं था कि तभी अचानक से काफी सारे चूहे निकलते हैं, जो देखकर रोमांटिक और पराम की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है। पर फिर टीम का कैप्टन डेजर उन्हें संभालते हुए कहता है कि चलो इस रूम की साफ सफाई करते हैं। जिस पर रोमांटिका तो साफ साफ ना बोल देती है और कहती है कि मैं ऐसे रूम में कतई नहीं रह सकती, यहाँ कितने सारे चूहे हैं और मैं उनके बीच में नहीं रह पाऊंगी। ये सुनकर डेजर कहता है कि तुम्हें चूहों से डर लग रहा है ना, तो चूहों को मैं संभाल लूंगा, तुम अंदर की साफ सफाई कर दो। और इसके बाद तो फिर ना चाहते हुए भी रोमांटिका और पराम को रूम साफ करना ही पड़ता है। तो वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि पराम सो गया था और पूरे रूम की सफाई डेजर और रोमांटिका ने कर दी थी, लेकिन इससे रोमांटिका की हालत खराब हो गई थी। वो धूल के कारण एकदम भूतनी बन गई थी और इसीलिए वो बेचारी कहती है, मैं जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ और थोड़ा फ्रेश भी हो लेती हूँ। जिस पर डेजर उसे रोकते हुए कहता है, अच्छा आराम करोगी, फ्रेश होगी, चलो अभी की अभी ट्रेनिंग शुरू करो, नहीं तो सिंगल रैंकर्स बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। जिसे सुनकर रोमांटिका उसे घूसर समझने वाला चेहरा बनाकर ट्रेनिंग के लिए मान जाती है। आगे फिर डेजर दीवार पर एक सर्कल ड्रॉ करता है और रोमांटिका से कहता है कि तुम्हें अपनी मैजिक की एक्यूरेसी को इंप्रूव करना चाहिए। जिस पर रोमांटिका कहती है कि मैं तो इसमें पहले से ही काफ़ी अच्छी हूँ। और इतना कहकर वो एक साथ काफ़ी सारे मैजिक सर्कल बनाकर उस दीवार पर फायर कर देती है। ये देखकर डेजर कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा किया है, चलो अब ट्राई करो कि सारे अटैक्स उस सर्कल के अंदर फायर कर पाओ। जो सुन के रोमांटिका कहती है कि ये नामुमकिन है। जिस पर डीजर कहता है कि अगर तुम ये नहीं कर पाती हो ना तो अल्फा क्लास में जाना भी नामुमकिन है। मुझे तो लगता है ना तुम्हें खुद के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तुम ना ग्रेजुएशन तक सिर्फ ये रूम ही साफ करने का काम करो। जो सुनकर रोमांटिका गुस्सा हो जाती है कि नहीं मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और फिर इसके बाद डेजर रोमांटिका के चारों तरफ एक सर्कल बनाता है और उसे एक बॉल देकर कहता है कि तुम्हें इस बॉल को यहाँ से उस दूसरे सर्कल के अंदर डालना है। तुम ना अपने मैजिक से एयर करंट का फ्लो चेंज करके ये करने की कोशिश करो। आगे जब रोमांटिका डेजर की बात मानकर ये करने की कोशिश करती है तो फर्स्ट ट्राई में ही बॉल को हवा में उछाल देती है, जो देखकर डेजर काफी इंप्रेस होता है, अरे वाह। और वो कहता है कि इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो, तुम काफी जल्दी ही कामयाब बन जाओगी। और कॉम्प्लीमेंट सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल गया, और ज्यादा प्रैक्टिस करने लगती है। और फिर उसे सब कुछ बताने के बाद डेजर पराम के पास आता है, जहां पराम काफी एक्साइटेड होकर डेजर से पूछने लगता है कि बताओ मुझे क्या करना है, तुम मुझे स्पोर्ट्समैनशिप सिखाओगे ना। जिस पर डेजर कहता है कि नहीं, मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो सुनकर पराम उदास हो जाता है और इसकी वजह पूछने पर डेजर बताता है कि तुम ऑलरेडी एक स्वॉर्ड मास्टर हो और इसलिए इस रैंकिंग टूर्नामेंट को जीतने के लिए यही काफी है। ये सुनकर पराम थोड़ा सा निराश हो जाता है और डेजर्ट सोचता है कि पराम तभी ये टूर्नामेंट जीत सकता है जब वो अपने पूरे टैलेंट से लड़े। मुझे अब भी याद है ये फ्यूचर में कितना ज्यादा पावरफुल था, लेकिन तब वो जिस वेपन का यूज करता था वो एक रेपियर था। आगे डेजर्ट पराम से कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तो तुम जब उस दिन उस अल्फा क्लास के बंदे के साथ फाइट कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि तुम्हें उस वेपन की आदत नहीं है, तुम
तुम्हें ना कुछ हल्का वेपन यूज करना चाहिए जिससे तुम और भी ज्यादा अच्छे से मूव कर सको, जैसे कि एक रेपियर। और ये सुनते से ही पराम की आंखें इमोशनल और हैरान दोनों हो जाती हैं और वो कहता है कि अगर तुम्हें पूरी कहानी जानना है तो मेरे साथ आओ। और फिर वो दोनों वहां से कहीं और जाने लगते हैं। रास्ते में पराम पूछता है कि क्या रोमांटिका को अकेले छोड़कर आना सही था, जिस पर डेजर याद करता है कि अब रोमांटिका उस बॉल को हवा में जैसे चाहे वैसे उड़ा रही है और पूरी जी जान लगा के प्रैक्टिस कर रही है, और इसीलिए वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे वो लोग पराम के रूम में पहुंचते हैं जहां पराम अपनी कहानी सुनाता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे पापा कौन हैं और कैसे दिखते हैं। मेरी माँ एक कॉमनर थी और मेरे पापा एक नोबल थे। मैं बिना शादी के पैदा हो गया था और मेरे पापा सिर्फ ये रेपियर ही छोड़ के गए हैं। तभी जब डेजर उस रेपियर को देखता है तो पहचान लेता है और सोचता है कि ये तो वही रेपियर है जो पराम हमेशा यूज करता था। आगे पराम अपनी कहानी कंटिन्यू करता है। मुझे इस स्वॉर्ड के बारे में तब पता चला जब मैं सिर्फ 6 साल का था। ये जानने के बाद कि मेरे फादर ने ये स्वॉर्ड मेरे लिए छोड़ी है तो मैं ट्रेनिंग करने लग गया, ताकि जब एक दिन मैं अपने फादर से मिलूं तो एक जिम्मेदार बेटे के रूप में मिलूं। मगर मेरी मॉम जब अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी तब उन्होंने मुझसे बोला कि तुम अपने फादर से कभी मिलने की कोशिश मत करना, उनकी दुनिया हमसे बिल्कुल अलग है। और तो और उन्होंने आखिर तक मुझे उनका नाम तक नहीं बताया। ये सुनकर डेजर समझ जाता है कि एक नोबल के लिए कॉमनर के साथ बच्चा होना शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं है। अगर पराम अपने फादर से मिलने गया होता तो शायद अभी यहाँ तक जिंदा ही नहीं बच पाता, और इसी वजह से उसकी मॉम ने उसे ये नहीं बताया। आगे फिर पराम अपनी कहानी कंटिन्यू करता है कि मैं अपने फादर को ढूंढना चाहता हूं और इसी वजह से मैं एकेडमी आया था, क्योंकि अलग अलग कंट्री के नोबल्स यहां पर आते हैं और इससे मुझे लगा कि मैं अपने फादर से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन पता कर सकूंगा। और फिर यहां आकर मैंने इस स्वॉर्ड की मदद से लोगों से इन्फॉर्मेशन पाने की कोशिश भी की थी, मगर मुझे ये बताया गया कि इस स्वॉर्ड की तो कोई कीमत है ही नहीं, और तो और कोई नोबल इतनी बेकार चीज़ को अपने पास भी नहीं रखेगा। मुझे लगता था कि वो मेरी मॉम से प्यार करते होंगे और उसी वजह से उन्होंने ये स्वॉर्ड मेरे लिए छोड़ा है, लेकिन ये तो सिर्फ एक कचरा है। और इतना कहकर पराम उस स्वॉर्ड को फेंक देता है और कहता है कि मैं ये स्वॉर्ड दोबारा कभी नहीं यूज करने वाला हूं। आगे हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहां पराम और रोमांटिका दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे, और वहां पर हम देखते हैं कि रोमांटिका अब उस सर्कल के अंदर बॉल को पहुंचा भी देती है, जिस पर डेजर कहता है कि तुम सच में तारीफ के लायक हो, मगर वो बॉल ना सर्कल के अंदर टिक नहीं रहा है, इसलिए तुम्हें अभी और प्रैक्टिस करना। तभी अचानक से डेजर रोमांटिका के बहुत करीब चला जाता है और रोमांटिका उसे देखकर कहती है कि क्या हुआ, तुम मेरे इतने पास में क्यों आ गए। और उसे वो सीन याद आता है जब डोनेटास दिया था, और तभी अचानक से वो पराम के पास जाकर उससे उस स्वॉर्ड के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या तुम मुझे वो स्वॉर्ड देखने दे सकते हो, जिस पर पराम कहता है कि माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें वो स्वॉर्ड नहीं दिखा सकता। जिस पर डेजर कहता है कि प्लीज़ एक बार दिखा दो, क्योंकि मुझे उसको देखना बहुत ज़रूरी है। जिस पर पराम कहता है कि नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो मैंने बेच दी है। उसके बाद पराम डेजर को शॉप में लेके जा रहा होता है जहां पर उसने अपनी स्वॉर्ड को बेच दी थी। आगे वो लोग एक सुनसान गली के अंदर जाते हैं जहां पर शॉप के बाहर बोर्ड रखा हुआ था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि यहां पर रिफंड अलाउड नहीं है। तभी पराम डेजर से कहता है कि मैं उस स्वॉर्ड को पकड़ना ही नहीं चाहता, कभी भी नहीं। जिस पर डेजर कहता है कि तुम मुझे बस एक चांस तो दो। फिर आगे जब वो अंदर जाते हैं तो वहां पर एक काफी बड़ा गेट होता है। डेजर के नॉक करने पर एक काफी बड़ा विशालकाय आदमी उस गेट को खोलता है और उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। अंदर जाते ही वो आदमी फिर से गेट बंद कर देता है। अच्छा, आगे शॉप ओनर उन दोनों को कहता है कि मैंने तुम में से एक को तो कल देखा था और एक को आज पहली बार देख रहा हूं। खैर, तुम लोग यहां पर कुछ खरीदने आए हो या फिर बेचने? जिसके जवाब में डेजर कहता है कि मैं वो रेपियर देखने आया हूं जो इसने कल बेचा था। जिस पर शॉप ओनर कहता है, भाई साहब, आपको पढ़ना नहीं आता क्या? तुमने बाहर बोर्ड पर पढ़ा नहीं कि यहाँ पर रिफंड अलाउ नहीं है? तो डेजर कहता है, ओ भाई साहब, ज़्यादा होशियारी मत बताओ, मैं वो रिफंड लेने नहीं आया हूँ, मैं वो आपसे खरीदने आया हूँ। जिस पर वो आदमी कहता है, ओह ठीक है ठीक है ठीक है, और फिर वो उसे वो स्वॉर्ड दिखाता है और कहता है कि इसका एक स्वॉर्ड के हिसाब से तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मुझे पता था कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्योंकि ये काफ़ी हल्का था, और तभी मैं समझ गया था कि तभी डेजर कहता है कि ये एक केमोविन है ना? जो सुन के शॉपकीपर कहता है कि तुम इसके बारे में जानते हो? तो डेजर कहता है कि हाँ भाई साहब, मैंने पहले भी एक देखा था। और इतना कहकर वो याद करता है जब डोनेटास दिया था। आगे वो आदमी कहता है कि हाँ, और ये नोबल्स अपनी लवर्स को देते हैं। ये सुनकर पराम सोचने लग जाता है कि लवर्स को देते हैं, यानी कि मेरे डैड ने मेरी माँ को लव के तौर पर दिया था। फिर आगे वो आदमी कंटिन्यू करता है कि मैं इसे खोल नहीं पाया ना, इसलिए ऐसा ही छोड़ दिया।
इसके बाद डेजर कहता है, भाई साहब अब सारी बातें छोड़ो, मुझे ना आप इसकी कीमत बता दो। तो वो आदमी कहता है कि 40 सिल्वर कॉइन्स। जो सुन के पराम गुस्सा होकर कहता है कि तुमने तो कल मुझसे ये सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन में खरीदा था और आज 40 कॉइन में बेच रहे हो, और तुमने तो कल मुझे ये भी नहीं बताया कि ये केमोविन है। जिसके जवाब में वो आदमी कहता है, ओ छुटकू भाई साहब, बिजनेस है यार, ये इसको बिजनेस बोलते हैं। समझे क्या? दिस इज बिजनेस। पर तुमने तो मुझे इसे एक स्वॉर्ड के हिसाब से बेचा था, इसीलिए उसकी कीमत 3 सिल्वर कॉइन थी, और अभी ना मैं इसे कैमो विन के हिसाब से बेच रहा हूं, इसीलिए इसकी कीमत 40 कॉइन है। समझे क्या? जो सुन के पराम तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, पर डेजर उसे रोक लेता है। फिर वो शॉपकीपर कहता है, देखो ये बड़े भाई साहब कितने ज्यादा समझदार हैं। इसके बाद डेजर 40 सिल्वर कॉइन देकर उस स्वॉर्ड को खरीद लेता है, और फिर वो स्वॉर्ड को पकड़कर अपने मैजिक से कुछ चेक करता है और उसे दिखता है कि उसमें कुछ लिखा हुआ था आगे। फिर वो स्वॉर्ड को पराम को पकड़ने के लिए देता है और बताता है कि स्वॉर्ड के निचले हिस्से में एक निशान होगा, वहां पर अपनी उंगली रखकर पुल करो और ब्लेड को रिमूव कर दो। और जब पराम ऐसा करता है तो उसमें से काफी चमकीला स्वॉर्ड निकलता है, जो कि न तो आयरन का था और न ही सिल्वर का। पराम ये देखकर कहता है कि मैंने ऐसा स्वॉर्ड पहले कभी नहीं देखा, जिस पर डेजर कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये ब्लेशियन से जो बना हुआ है। ये सुनते से शॉप ओनर के होश उड़ जाते हैं, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये ब्लेशियन से बना हुआ है। जिस पर डेजर कहता है कि हाँ भाई साहब, ये ब्लेशियन से ही बना हुआ है, जो कि स्टील से हार्ड होता है लेकिन बिल्कुल हल्का होता है। आप तो जानते ही होंगे कि इस मेटल को सिर्फ हाई क्लास वेपन में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर इस हिसाब से यहाँ पर कौन बेवकूफ़ बन गया? शॉपकीपर के डेजर, पता नहीं, हम तो आगे देखते हैं। इसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, पर तभी वो आदमी उनका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि जब तक तुम इस स्वॉर्ड को यहीं पर छोड़कर नहीं जाते, तुम यहां से नहीं जा सकते हो। ये सुनकर डेजर कहता है कि ये बात गलत है। भाई साहब, मैंने जो आपसे खरीदा था वो एक केमो विन था और मैंने उसकी कीमत चुका दी है। आप ही ने तो अभी कहा था ये एक बिजनेस है। तो शॉप ओनर कहता है कि अगर मुझे पता होता कि ये ब्लिंस अम है तो ये डील कभी नहीं होती। जिसके जवाब में डेजर कहता है, लेकिन तुमने भी तो मेरे दोस्त को अभी यही बोला था, बिजनेस बिजनेस, याद है कि नहीं याद है? यार तुम तो अपनी बात से मुकर रहे हो यार। लेकिन तभी पीछे से वो आदमी उन्हें धमकाने लगता है और डेजर पर अटैक कर देता है, पर डेजर उसके अटैक को डॉज करके बच जाता है। और इसके बाद वो हट्टा कट्टा मोटा आदमी उस पर दोबारा अटैक करने वाला होता है कि परम अपने स्वॉर्ड से उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मुझे ना लड़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम डेजर को चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे ना तो मैं माफ नहीं करूंगा। तभी डेजर उससे कहता है, लेकिन तुमने तो बोला था कि तुम दोबारा इस स्वॉर्ड को कभी यूज नहीं करोगे। जिस पर पराम थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। तो डेजर उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, दिखा दो तुम में जितना भी दम है। आगे वो मोटा कद्दू आदमी भागकर पराम पर अटैक कर देता है, पर पराम उसके अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। ये देखकर वो आदमी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके ऊपर दोबारा अटैक करता है। लेकिन इस बार भी पराम उसके ऊपर काफी तेजी से अटैक करता है। आगे पराम दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, पर वो आदमी अपने बड़े से स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक ले रहा होता है। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि पराम के अटैक से उसकी पूरे बॉडी में चोट आ जाती है। अब फिर इसके जवाब में वो आदमी पराम पर एक अटैक करता है, जिससे पराम तो वहां से हट जाता है और उस आदमी की स्वॉर्ड जमीन में फंस जाती है। अब इस मौके का फायदा उठाने के लिए पराम उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये ना उस आदमी की चाल होती है। और फिर जैसे ही छोटा सा पराम उसके पास पहुंचता है, वो आदमी अपने हाथी जैसे पैरों से उसे एक जोरदार लात मारता है, जिससे पराम सीधा दीवार में जाके भरा जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी डेजर पराम को उसकी शक्तियां याद दिलाता है, जैसे हनुमान जी को याद दिलाई थी ना, बिल्कुल वैसे ही। अपने फादर पे भरोसा करो, तुम ये कर सकते हो। पर जैसे ही वो उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी उसके ऊपर अपने हाथी जैसे हाथ से अटैक कर देता है। लेकिन हाथी के तो हाथ नहीं होते ना, अरे समझ जाओ यार। लेकिन पराम उसके अटैक को देख लेता है और वहां से हटकर उसके पीछे चला जाता है। पीछे जाकर पराम उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो आदमी उसे देखकर एक स्माइल करता है, क्योंकि यहाँ पर पराम को पता नहीं था कि वो उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करने वाला है। और फिर वो जवाबी हमले में अपने बड़े से स्वॉर्ड से पराम के ऊपर खतरनाक अटैक कर देता है। डेजर वहां पर खड़ा खड़ा डर जाता है कि पराम की बहुत बुरी हालत हो जाएगी, पर उसके अंदर शक्तियां आ चुकी थी। पराम उसके बड़े से स्वॉर्ड को अपनी स्वॉर्ड से काट देता है, जिससे उसकी स्वॉर्ड के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और फिर पराम उसके ऊपर एक अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद डेजर जब उसके पास आता है तो पराम उससे कहता है कि बिना इस स्वॉर्ड के मैं कभी नहीं जीत पाया, ये सब मेरे फादर की वजह से ही हुआ है। जिस पर डेजर स्माइल करता है और वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी शॉप ओनर हंसने लगता है और कहता है कि ओ भाई साहब, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उस गेट को खोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसे तो सिर्फ वही आदमी खोल सकता था जिसे तुमने अभी हराया है। तो चलो अब अंदर आ जाओ। पर वो इतना बोल ही रहा था कि पराम अपने स्वॉर्ड से उस डोर को बीच में से काट देता है, जो देखकर शॉप ओनर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे,
आगे जब वो लोग वापस जा रहे थे तब डेजर्ट पराम से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, चलो कुछ खाकर जाते हैं। और इतना कहकर वो उसके लिए खाना लेकर आता है, जिस पर पराम कहता है कि मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ, सिर्फ इस खाने के लिए नहीं बल्कि मेरे स्वर्ड को वापस लाने के लिए और बाकी जो भी तुमने मेरे लिए किया है उन सब के लिए। जिसमें डेजर्ट कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारी भी अपनी सिचुएशन थी, मैं समझ सकता हूँ, और अभी तो हम एक पार्टी के मेंबर भी हैं, दोस्त भी हैं, इसलिए जब मेरा दोस्त मुसीबत में होगा तो मैं तो आंख बंद करके उसे बचाऊंगा। ये सुनकर पराम इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कहता है कि यहाँ आने से पहले मेरे साथ काफ़ी कुछ हुआ, मैंने अपनों को खो दिया, मैंने सारी चीज़ों पर से भरोसा खो दिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो। अब मेरे पास भी अपना कहने के लिए कोई है, अब मैं काफ़ी खुश हूँ। तो वहीं अगले सीन में हम रोमांटिका को देखते हैं जो कि अभी भी प्रैक्टिस कर रही थी। हम देखते हैं कि वो उस बॉल को फुल स्पीड में सर्कल की तरफ भेजती है और जैसे ही वो बॉल उस सर्कल के ऊपर पहुंचती है रोमांटिका उसे रोक देती है, जिससे वो बॉल एकदम सर्कल के बीचों बीच गिर जाती है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। इसके बाद उसकी नज़र दीवार पर जाती है तो वो अपने मैजिक से एक साथ काफ़ी सारे मैजिक सर्कल बनाकर एक ही पॉइंट पर अटैक करने की कोशिश करती है और यहाँ पर भी वो कामयाब हो जाती है, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। आहा, क्या बात है। आगे प्रैक्टिस खत्म होने के बाद वो अल्फा क्लास के बाहर खड़ी होती है। उसे देखकर सारे अल्फा क्लास के स्टूडेंट अजीब तरीके से घूर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर डोनेटास आ जाता है और इसके बाद वो दोनों एक जगह पर बैठे हुए थे, जहां टेस्टी टेस्टी खाना देखकर रोमांटिका तो उसके ऊपर टूट पड़ती है, क्योंकि बहुत देर से प्रैक्टिस कर रही थी ना वो, तो उसे तो भयंकर भूख लग गई थी और खाना खाने के बाद वो उसे थैंक्स कहती है। आगे डोनेटास, मेरा जवाब देने आई हो है ना, ठीक है तो फिर चलो मैं तुम्हें ब्लू मून के बाकी पार्टी मेंबर्स से मिलवाता हूँ। लेकिन तभी रोमांटिका उसका कैमो 1 उसे वापस करते हुए कहती है कि मैं ये तुम्हें वापस लौटाने आई हूँ। ये देखकर डोनेटास को कुछ समझ नहीं आता और वो पूछता है कि क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनोगी, जिस पर रोमांटिका कहती है कि हाँ वो तो है ही, लेकिन मैंने एक बीटा क्लास में एक पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया है। जिसे सुनकर डोनेटास कहता है कि क्या बताओ, अगर ऐसी बात है तो मैं उनको संभाल लूंगा। जिस पर रोमांटिका कहती है नहीं नहीं नहीं, ये मैंने खुद से चुना है, पहले मुझे वहां पर अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब मुझे वहां पर मजा आने लगा है। उनका लीडर मुझे काफी अच्छे तरीके से ट्रेन करता है और मैं इंप्रूव भी कर रही हूँ। वैसे अगर तुम्हें याद होगा तो तुमने बोला था कि सारे बीटा क्लास के कॉमनर रास्ते के कूड़े के बराबर हैं, जिस पर डोनेटास सही कहता है। तो रोमांटिका कहती है कि मैं भी पहले कॉमनर ही हुआ करती थी, जो सुन के डोटा घिन आने वाला चेहरा बनाता है। आगे वो कंटिन्यू करती है और इसी वजह से मेरे नोबल होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे बीटा क्लास में डाला है, लेकिन मैं काफी खुश हूँ, कम से कम मेरे पार्टी के मेंबर्स वैसा चेहरा तो नहीं बनाते जैसा तुमने बनाया है। तो वहीं ये सब सुनकर डोनेटा बेटा कहता है कि अगर मुझे ये पहले पता होता कि तुम कॉमनर हो तो मैं तुम्हें कभी इन्वाइट नहीं करता। रोमांटिका कहती है कि हाँ पता है, और वो वहां से जाने के लिए खड़ी हो जाती है और फिर वो जाते जाते कहती है कि हमारी पार्टी अल्फा क्लास में प्रमोट होने की प्लानिंग कर रही है, इसलिए अब तुम मेरे दुश्मन हो। जिस पर डोटा कहता है कि मैं तुम सबकी हालत खराब कर दूंगा, जिसका रोमांटिका जवाब नहीं देती है और वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि डोनेटास ज्यादा गुस्से में होता है और अपनी एक पुरानी मेमोरी याद कर रहा होता है, जब कॉमनर्स ने उनका घर जला दिया था और डोटा ये सब होते हुए सिर्फ देखकर रो रहा था और इसीलिए तो उसे कॉमनर से काफी ज्यादा नफरत है। उसके बाद रैंकिंग टूर्नामेंट का क्वालिफाइंग राउंड स्टार्ट हो गया था। डेजर्ट की टीम जिस भी टीम का सामना कर रही थी उसे बड़ी आसानी से हरा दे रही थी और धीरे धीरे उनका रैंक 30 के अंदर पहुंच जाता है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि डेजर्ट की टीम ने क्वालिफाई राउंड पास कर लिया है और फिर ये खबर न्यूज़पेपर में भी आ जाती है, जो देखकर अल्फा क्लास के एक प्रोफेसर ब्लू मून पार्टी के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि ये सब क्या है, बीटा क्लास के स्टूडेंट्स रैंक 30 के अंदर हैं, क्या बकवास है ये। हम उन नीच बीटा क्लास वालों को हमारे क्लास में लाकर क्लास को गंदा नहीं कर सकते। तुम सब ब्लू मून के चुने हुए मेंबर्स हो, भले ही तुम अभी फर्स्ट ईयर के हो, लेकिन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे प्राइड और ट्रेडिशनल हो। इसीलिए रैंकिंग टूर्नामेंट के फाइनल राउंड में तुम्हें चाहे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, लेकिन उन्हें एलिमिनेट करे बिना वापस मत आना। उनमें से कोई एक भी सिंगल रैंकर नहीं बनना चाहिए। इतना कहकर वो एजिस से कहता है कि तुम पहले डेजर्ट से लड़ चुकी हो तो क्या तुम उसे हरा सकती हो, जिसके जवाब में एजिस्ट कहती है कि हाँ मैं उसे ज़रूर हराऊंगी। इतना कहकर एजिस्ट मन ही मन कहती है, डेजर्ट जब से तुमने मुझे हराया है मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाई हूँ। तुमने मुझे पहली बार हार का एहसास दिलाया है, इस बार मैं तुम्हें किसी भी हालत में हरा कर रहूंगी। उसके बाद एजिस्ट ने वहां से जब जा रही थी तब उसके पार्टी के 2 मेंबर्स उसके सामने आते हैं, जिसमें से एक का नाम डोनेटास वल था। ये वही लड़का था जो पराम को हराने के बाद भी उस पर अटैक किए ही जा रहा था। आगे एजिस जब उनसे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो, जिसके जवाब में डोनेटास का कुछ सबक सिखाने का काम मेरे ऊपर छोड़ सकती हो, और पर्सिवल कहता है कि और मैं पराम को संभाल लूंगा। ये सुनकर एजिस्ट कहती है कि ठीक है, हमें एक पार्टी की तरह एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। जिस पर डोनेटास कहता है कि मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे अपना पर्सनल बदला पूरा करना है। फिर जब एजिस्ट पर्सिवल की तरफ देखती है तो उसकी आंखों में भी बदले की आंख साफ साफ दिखाई दे रही थी।
ये देखकर एजिस्ट कहती हैं कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम में से कोई भी डेजर को नहीं छुए, उसे तो मैं अकेले हराऊंगी। इसके बाद अगले सीन में हम डेजर को देखते हैं जो अभी पराम और रोमांटिका के साथ ट्रेनिंग रूम में आया होता है, जहां पराम और रोमांटिका उससे पूछते हैं कि हम आज क्या ट्रेनिंग करेंगे, जिसके जवाब में डेजर बताता है कि आज हम कोई ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आज हमें एक दूसरा काम करना है। इसके बाद डेजर उन्हें लेकर अकेडमी के लाइब्रेरी में चला जाता है और टेबल पर काफ़ी सारी बुक्स रख देता है, जो देखकर पराम और रोमांटिका एकदम हैरान हो जाते हैं। अरे बाप रे, कहीं बुक तो नहीं पढ़नी रे। आगे पराम कहता है कि ये सारी तो हिस्ट्री के बारे में बुक्स हैं, जिस पर डेजर कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, और तुम दोनों को अभी के अभी ये हिस्ट्री पढ़नी है। अब ये सुनकर तो जैसे रोमांटिका को एक झटका लगता है और वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है नहीं। तो डेजर उन्हें बताता है कि फाइनल राउंड एक शैडो वर्ल्ड के अंदर होगा, और शैडो वर्ल्ड काफ़ी सारे अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट्स से मिलकर बना है। तो अगर तुम उन इवेंट्स को रोक लेते हो तो शैडो वर्ल्ड को भी पार कर जाओगे। तभी रोमांटिका कहती है, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं कि कौन से हिस्टोरिकल टाइम से कौन सा इवेंट आएगा। जिस पर डेजर कहता है कि इसीलिए मैंने कुछ बुक्स रैंडम सिलेक्ट करी हैं, ये पढ़ लो। अब ये सुनकर रोमांटिका चालाकी दिखाते हुए कहती हैं कि अब हम तुम्हारे अंदाज के हिसाब से तो नहीं पढ़ सकते ना, क्या होगा अगर तुम्हारा अंदाज गलत साबित हो गया, फिर हम क्या करेंगे। जिसके जवाब में डेजर कहता है, हाँ तुम्हारी बात में दम तो है, लगता है अब हमें सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। मैंने तुम दोनों पर बोझ नहीं डालना चाहता था, लेकिन अगर रोमांटिका यही चाहती हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो फिर उस बुक शेल्फ की सारी बुक्स को पढ़ लेते हैं। और ये सुनते से ही रोमांटिका और पराम सीधे होकर चुपचाप डेजर की दी हुई बुक्स को पढ़ने लगते हैं। उन्हें देखकर डेजर सोचता है कि मैं अंदाजा नहीं लगा रहा हूं, मुझे अच्छे से पता है कि फाइनल राउंड में क्या होने वाला है। अब इसके थोड़ी देर बाद एजिस्ट आकर डेजरे पास खड़ी हो जाती है, जिस पर डेजरे कहता है कि काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं एजिस्ट, वैसे मैंने सुना है कि तुमने ब्लू मून पार्टी ज्वाइन कर ली है, अच्छा डिसीजन है। ये सुन के एजिस्ट पूछती हैं कि तुम्हारा ऐसा कहने का मतलब क्या है। तो डेजरे कहता है कि तुम्हें तो अकेडमी के स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी में होना ही चाहिए, तुम तो ये डिजर्व करती हो। आगे एजिस्ट कहती हैं कि ठीक है, मैं सीधा काम की बात करती हूँ, मैं यहाँ पर। एजिस्ट इतना बोल ही रही थी कि डेजरे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ वॉर डिक्लेयर करने आई हो, है ना। जिस पर एजिस्ट कहती है कि हाँ, मैंने उस दिन तुम्हें कम समझने की काफ़ी बड़ी गलती कर दी और उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ, मगर मैं दोबारा तुमसे हारने नहीं वाली हूँ, मैं तुम्हें हराने के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगी। ये सुनकर डेजरे सोचता है कि अच्छा है, मुझे ऐसे ही इस्तेमाल करके और ज़्यादा स्ट्रांग बनो। मैंने उस दिन तुमसे लड़ते वक्त अपने आप पर काफ़ी जोर डाला था, जिससे तुम्हारे अंदर मुझे हराने का जोश आए और तुम हमारा फ्यूचर बदल सको। अब उसके अगले दिन रैंकिंग टूर्नामेंट का फाइनल राउंड स्टार्ट होने वाला था, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग देखने आए थे, और तभी हम डेजरे और उसके ग्रुप को देखते हैं, जहाँ पर सब काफ़ी आराम से या कर रहे थे, कोई टेंशन नहीं। जो देखकर डेजरे सोचता है कि ये दोनों तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं है भाई, ठीक है, अच्छी बात है। ये तो फिर डेजर रोमांटिका और पराम को बुलाकर कहता है कि क्या तुम दोनों तैयार हो, जिस पर वो दोनों हाँ में जवाब देते हैं। तो डेजर कहता है कि ठीक है, फिर चलो चलते हैं। और इसके बाद वो स्टेज पर आते हैं, जहां पर और भी काफ़ी सारी टीम्स होती हैं। वहां पर ब्लू मून का एक लड़का डेजर को देखकर कहता है, तो ये है डेजर, देखने से तो इतना कुछ खास नहीं लगता। जिस पर ब्लू मून की दूसरी एक लड़की उससे कहती है कि उसे कमज़ोर समझने की गलती मत करो, याद है ना प्रोफेसर ने हमसे क्या कहा था। जिसके जवाब में वो लड़का कहता है, ऐसे लड़के के बारे में फिक्र करना एकदम बेवकूफ़ी है। और तभी वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि शैडो वर्ल्ड को क्लियर करने के लिए पार्टिसिपेंट्स को एक इंसिडेंट को सॉल्व करना होगा। ये सुनकर रोमांटिका कहती हैं कि लगता है कि वो हमें इंसिडेंट के बारे में अभी नहीं बताने वाले हैं। जिस पर डेजर कहता है कि हाँ, इस इंसिडेंट को फाइंड करना भी इस राउंड का एक पार्ट है। आगे अनाउंसमेंट कंटिन्यू होती है कि शैडो वर्ल्ड के अंदर मैजिक अटैक या किसी भी दूसरे तरीके का अटैक करना अलाउड है। अगर एक स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज मिलता है तो तुम वहीं के वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और जो इस शैडो वर्ल्ड को क्लियर करने में जितना कामयाब होगा उसे उतने पॉइंट्स मिलेंगे, और टॉप 9 में आने वाले स्टूडेंट्स को सिंगल रैंकर्स का टाइटल दिया जाएगा। तभी पराम कहता है कि अभी तो हम सबसे नीचे हैं। जिस पर डेजर कहता है कि हाँ, अगर हमें सिंगल रैंकर बनना है ना, तो उसके लिए या तो इस शैडो वर्ल्ड को खुद से पार करना होगा या फिर बाकी के हर एक स्टूडेंट को हराना होगा। और फिर उनके सामने शैडो वर्ल्ड का गेट ओपन होता है, जिसमें से काफ़ी तेज रोशनी निकलती है और सभी के सभी स्टूडेंट्स उसके अंदर चले जाते हैं। इसके बाद डेजर जब शैडो वर्ल्ड में आता है तो वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है, शैडो वर्ल्ड में आपका स्वागत है, आप सबके लोकेशंस रैंडम सेट किए गए हैं, शैडो वर्ल्ड को क्लियर करने के लिए गुड लक। ये सुनने के बाद डेजर सोचता है कि मुझे पहले परम और रोमांटिका को ढूंढना होगा, लेकिन तभी अचानक से उसकी तरफ कोई आइस मैजिक से अटैक करता है, जिससे डेजर बच जाता है। और तभी हम देखते हैं कि ये वही ब्लू मून की लड़की होती है जो शैडो वर्ल्ड में आने से पहले डेजर के बारे में बात कर रही थी। वो उसे देखकर कहती है कि मैं काफ़ी लकी हूँ जो शैडो वर्ल्ड में आते ही तुम्हारे सामने आ गई। जिस पर डेजर कहता है, अच्छा, मुझे पता नहीं था कि मैं इतना फेमस हूँ।
और तभी वो लड़की डेजर पर अपने आइस मैजिक से अटैक कर देती है, जिसे डेजर अपने फायर मैजिक से रोक लेता है। इसके बाद वो लड़की एक साथ 2 स्पेल का यूज करते हुए डेजर की तरफ वाटर मैजिक से अटैक करती है, जिसे डेजर रोक लेता है और सोचता है कि उसने 2 स्पेल क्यों यूज किया। और तभी उस लड़की का वाटर मैजिक आइस में बदलकर टूट जाता है, जो कि एक टॉर्नेडो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिस पर वो लड़की होशियार बनकर कहती है कि ये देखकर कैसा लगा, इस तरीके का मैजिक तुम जैसा कॉमनर कभी सपने में भी नहीं सोच सकता होगा। जिस पर डेजर कहता है कि बेशक तुम तो काफी स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हें ना सीधा मेरे ऊपर अटैक करना चाहिए था। लगता है कि तुम अपने मैजिक को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। तभी डेजर एक चुटकी बजाता है, जिससे उस लड़की का मैजिक सर्कल और मैजिक वहीं पर टूट जाता है। और फिर डेजर उस टूटे हुए आइस को इकट्ठा करके एक काफी बड़ा आइस अटैक करता है। ये देखकर वो लड़की अपने सामने एक बैरियर बना लेती है और कहती है कि तुम जैसे कॉमनर का अटैक मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन तभी वो आइस काफी सारे टुकड़ों में अलग हो जाता है और उस बैरियर के साइड से घूमकर उस लड़की पर अटैक कर देता है, और बेचारी वो लड़की डिस्क्वालीफाई हो जाती है। बहुत होशियार बन रही थी और उसकी होशियारी निकाल दी। उसके बाद हम एक अल्फा क्लास के लड़के को देखते हैं जो फाइनल राउंड के दौरान शैडो वर्ल्ड में आया था और आराम से हवा के मजे ले रहा था। लेकिन तभी उस पर एक वाइन मैजिक से अटैक होता है, जिससे वो एक ही झटके में डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारी रोमांटिका थी। हमारी कैसे? अरे हमारी टीम की है ना, इसलिए हमारी हो गई। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि पराम भी उसी के साथ होता है और वो दोनों मिलकर डेजर को ढूंढ रहे थे। और तभी रोमांटिका डिटेक्शन मैजिक का इस्तेमाल करके आसपास के मूवमेंट्स का पता करने की कोशिश करती है और वो कहती है कि 2 स्टूडेंट्स थोड़ी दूरी पर हैं और एक यहीं साइड में है। और इतना कहकर वो उस साइड वाले स्टूडेंट पर अटैक कर देती है, मगर उसका अटैक गायब हो जाता है। और तभी उसके सामने 2 और स्टूडेंट आ जाते हैं, जिसमें से एक लड़का और एक लड़की होती है। आगे वो लड़की कहती है, प्यारी बच्ची, डिटेक्शन मैजिक यूज करने का ना एक नुकसान है, इससे ना दुश्मन को भी तुम्हारी लोकेशन का पता चल जाता है। लगता है तुम्हें पता नहीं था। तभी वो लड़का कहता है कि सही कहा तुमने, ये बीटा क्लास के वाहियात स्टूडेंट को क्या ही पता होगी। ये सुनकर रोमांटिका हंसते हुए कहती है, ठीक है, फिर अभी पता चल जाएगा कि कौन वाहियात है और कौन नहीं। और तभी अचानक से पराम उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो लड़का उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे हराने के लिए सिर्फ इतना सा काफ़ी नहीं है। और इसके बाद वो दोनों लड़ने की पोजीशन में आ जाते हैं, जहां पराम काफ़ी तेज़ी से उनके चारों तरफ मूव करने लगता है और ये देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। और तभी वो अल्फा क्लास का लड़का वहां ज़मीन में एक अटैक करता है, जिससे चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। और फिर वो उस लड़के से कहता है कि जल्दी से अपने एरिया मैजिक का इस्तेमाल करो। जिस पर जब वो लड़के अपने मैजिक से रोमांटिका और पराम का लोकेशन पता करने की कोशिश करती है, तभी रोमांटिका को भी उसकी लोकेशन मिल जाती है और वो उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो लड़की डिस्क्वालीफाई हो जाती है। फिर रोमांटिका कहती है कि तुम लोगों ने पहले तो इस धूल से अपना लोकेशन हमसे छुपाया, लेकिन अगले ही पल दूसरा मैजिक करके अपनी लोकेशन हमें बता दिया। अभी तो बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहे थे कि हम वाहियात हैं। नहीं, अब तुम लोग बता ही दो कि वाहियात कौन है। कौन है वाहियात? किसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है? बता दो तुम। और तभी पराम भी पीछे से आकर उस लड़के से कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। ये सुनकर वो लड़का पराम पर अटैक कर देता है, जिससे पराम एक जंप करके बच जाता है और फिर से कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था तुम्हें अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। और उसी वक्त रोमांटिका पीछे से आकर उस पर एक अटैक कर देती है, जिससे वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये देखकर रोमांटिका और पराम काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन तभी रोमांटिका अचानक से चिल्लाते हुए कहती हैं कि तुम और कब तक वहाँ से छुप कर देखने वाले हो। ऐसा वो डेजर से कह रही थी, जो कि झाड़ियों में छुपकर ये सब होते हुए देख रहा था। और तभी रोमांटिका उससे पूछती हैं, तो हमारी फाइट देखकर तुम्हारा क्या कहना है बताओ। जिसके जवाब में डेजर कहता है कि तुम्हारी फाइट वाकई में अच्छी थी। और इसके बाद वो पराम के सर पर हाथ रखकर उसकी भी तारीफ करता है। लेकिन फिर उसी वक्त रोमांटिका सोचती है कि उस टाइम मैंने जब डेजर पर अटैक किया था, तब उसने मेरे अटैक्स को बड़ी आसानी से रोक लिया था। मुझे तो लगा था कि मैं काफ़ी स्ट्रांग बन गई हूँ, लेकिन अब भी मैं उसके बराबर की नहीं हूँ। और उसी वक्त डेजिर उसके सर पर हाथ सहलाने लगता है, ले 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 ले, जिस पर रोमांटिका शर्म के मारे गुस्सा हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि अब शैडो वर्ल्ड का आसमान काले बादलों से भर गया है। बाकी की टीम्स भी अब एक एक करके आगे बढ़ रही थीं और अब बस 18 स्टूडेंट्स ही बचे थे। वहीं इस तरफ डेजिर अपनी टीम को बता रहा था कि हमारे पास अल्फा क्लास में जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि सबसे पहले शैडो वर्ल्ड को क्लियर कर दें, और दूसरा तरीका है कि जब तक सिर्फ 9 स्टूडेंट्स नहीं बच जाते तब तक सर्वाइव करें। यह सुनकर रोमांटिका पूछती है कि क्या हम अकेली शैडो वर्ल्ड को क्लियर नहीं कर सकते, जिसका जवाब देते हुए डेजिर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा करने की कोशिश भी करी ना, तो बाकी सब मिलकर हम पर अटैक करने लगेंगे और इसीलिए हम टॉप 9 तक सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। जल्द ही सभी टीम्स एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं और इसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स डिस्क्वालीफाई होंगे। अभी सिर्फ 18 स्टूडेंट्स बचे हैं, तो
अगर उनमें से 9 डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो हम जीत जाएंगे। ये सुनकर रोमांटिका और पराम दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी बारिश होने लगती है, टिप टिप बरसा पानी, और रोमांटिका वहाँ पर डांस करने लगती है। मजाक पानी से बचने के लिए वो एक पेड़ के नीचे चले जाते हैं, जहाँ पर रोमांटिका सोच रही होती है कि बीटा क्लास में भी होकर अल्फा क्लास के बीच टॉप में आना, ये ख्याल तो मेरे दिमाग में खुद से कभी नहीं आता, और अगर मैंने डोटा सा इन्विटेशन एक एक्सेप्ट कर लिया होता तो शायद उन्हें तो अभी तक मेरी सच्चाई पता चल गई होती। और उसी वक्त डेजिर रोमांटिका के सर पर हाथ रखकर कहता है कि तुम इतना टेंशन मत लो यार, मैं गारंटी देता हूं कि तुम पहले से काफ़ी स्ट्रांग बन चुकी हो। जो सुनकर रोमांटिका एकदम खुशी के मारे स्माइल करती है, और फिर वो डेजिर का हाथ धीरे से अपने सर के ऊपर से हटाकर मुंह मोड़ लेती है और स्माइल करके सोचती है कि मैं इस टीम से काफ़ी प्यार करती हूँ और ये टीम मेरे लिए बेस्ट है। और तभी अचानक से शैडो वर्ल्ड के अंदर एक घंटी बजने लगती है, टंग 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 टंग, जिससे सभी स्टूडेंट्स का ध्यान उस आवाज़ की तरफ चला जाता है। तो इधर डेजर कहता है कि अभी टाइम हो गया है, जिस पर रोमांटिका पूछती है कि क्या मतलब, क्या टाइम हो गया है। तो डेजर कहता है कि तुमने कल जो पढ़ा था क्या वो भूल गई? ये प्रीवियस क्लॉक टावर की दुनिया है। प्रीवियस क्लॉक टावर एक हाई लेवल मैजिक डिवाइस है जो रेगुलर बेसिस पर मॉन्स्टर प्रोड्यूस करता है। और उसी वक्त वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि अभी एक सर्वाइवल क्वेस्ट स्टार्ट हो गया है। क्लॉक टावर ने एक नया मॉन्स्टर प्रोड्यूस किया है, इसलिए इस मॉन्स्टर के अटैक से बचकर रहना। तो वहीं इस तरफ एकेडमी के प्रोफेसर जब ये देखते हैं तो कहते हैं कि अब तो बीटा क्लास का कुछ नहीं हो सकता। तो इधर डेजर और उसकी टीम अब भी उस पेड़ के नीचे ही थे जब उन्हें एक स्टूडेंट के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। और तभी डेजर रोमांटिका और परम को पीछे हटने के लिए कहकर आगे जाता है। तभी वो देखते हैं कि जमीन के अंदर से अचानक से एक मोन मॉन्स्टर चूहा निकलता है, जिसे देखकर पराम और रोमांटिका डर के मारे डेजर को पकड़ लेते हैं। तभी वो चूहिया एक आवाज़ निकालती है जो देखकर डेजर तुरंत उन दोनों को यहाँ से भागने के लिए कहता है। आगे जब वो दोनों भागना शुरू करते हैं तभी पीछे से चूहों की पूरी सेना उनके पीछे पड़ जाती है, जिसे देखकर रोमांटिका पीछे मुड़कर उनके ऊपर अपना वाइन मैजिक यूज़ करती है, लेकिन इससे उन पर कोई भी असर नहीं होता है। और फिर ऐसे ही थोड़ी दूर भागने के बाद रोमांटिका कहती है कि अभी हम क्या करें, ऐसे ही हम भागते तो नहीं रह सकते। जिस पर डेजर कहता है कि हमें इन्हें कमांड देने वाले चूहे को मारना होगा और वो अभी उन चूहों के बीच में ही कहीं पर होगा। तभी डेजर रुककर पीछे मुड़ता है और अपनी उंगली से खून निकालकर उन चूहों की तरफ फेंक देता है और कहता है, ये लो तुम्हारा फेवरेट फूड, ह्यूमन ब्लड। और तभी उन चूहों में से एक चूहा बाहर निकल कर आता है जो कि उनका लीडर था, और लीडर को देखते ही डेजर रोमांटिका को अटैक करने का इशारा देता है, जिस पर रोमांटिका अपने मैजिक से अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है। लेकिन वो चूहा तो दोबारा से खड़ा हो जाता है, जो देखकर रोमांटिका हैरान रह जाती है। इसके बाद वो चूहे दोबारा से उनकी तरफ आने लगते हैं, जिस पर डेजर सबको भागने के लिए बोलने वाला होता है कि पराम उन चूहों के ग्रुप के अंदर चला जाता है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो वहीं अगले सीन में दूसरी तरफ हम ब्लू मून की पार्टी को देखते हैं, जिनके कुछ मेंबर्स को चूहों ने पकड़ लिया होता है और वो डिस्क्वालीफाई हो गए थी। इसके बाद हम एक दूसरे ग्रुप को भी देखते हैं, जिसमें से एक लड़का अपने काफ़ी बड़े फायर अटैक से उन चूहों पर अटैक कर रहा था। तो वहीं इधर की तरफ हम वापस से पराम को देखते हैं, जो अभी उन चूहों के तूफान के एकदम बीच में खड़ा था। वो एकदम अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह के बीच में खड़ा था और सोच रहा था कि अभी मुझे फोकस करना होगा और उस लीडर चूहे को ढूंढना होगा। तो इधर बाहर डेजर चूही के ढेर को हटाने लगता है, सिर्फ और सिर्फ पराम को बचाने के लिए, क्योंकि वो उसे फिर से नहीं खो सकता है। तो इधर पराम उस चूहे को ढूंढ लेता है और वो उस पर अटैक करके वहां से बाहर निकल जाता है, और इसी के कारण उनका क्वेस्ट यानी कि चक्रव्यूह पूरा होता है। आगे जब पराम बाहर आता है तो वो वहीं पर नीचे गिर जाता है, ये कहकर कि मैं बस थोड़ा टायर्ड हो गया हूँ, जिस पर डेजर उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और पराम आंख बंद करके सो जाता है। इसके बाद डेजर उसे उठाकर पेड़ के पास सुला देता है और रोमांटिका को उसके ऊपर नजर रखने के लिए बोलकर वो वहां से थोड़ी दूर आता है, जहां पर वो आसमान की तरफ देखकर सोचता है कि मैं ये आखिर क्या कर रहा हूं, मुझे पराम को ऐसी मुसीबत में डाले बिना ही ये क्लियर करना चाहिए था। मैं उनके इंप्रूवमेंट से इतना खुश हो गया कि लापरवाह बनने लगा था। और इतना कहकर डेजर अपने आप को एक पंच मारता है और वो मन ही मन कहता है कि मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि मेरे यहाँ पर होने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, मैं दोबारा से अपने दोस्तों को नहीं खोना चाहता। इसके बाद डेजर वापस आता है, तब तक पराम ही जाग चुका था। वो डेजर के फेस पर पंच का निशान देखकर पूछता है कि ये तुम्हारे फेस को क्या हुआ, जिस पर डेजर इस बात को टाल देता है और कहता है कि अब हमें उस क्लॉक टावर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ हम एजिस्ट को देखते हैं, उसने भी सारे चूहों को आइस में जमाकर उन्हें मार दिया था। तो वहीं एक और तरफ दूसरी टीम का लड़का भी अपने फायर मैजिक से उन चूहों के साथ पूरे फॉरेस्ट को ही जला देता है। तो वहीं इस तरफ हम देखते हैं कि डेजर की टीम क्लॉक टावर में पहुंच गई थी, जिसकी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एजिस्ट और उसकी टीम भी क्लॉक टावर के पास पहुंच गई थी। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि क्लॉक टावर के प्रोड्यूस किए गए मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद हम जीत जाएंगे। तभी अचानक से उनके ऊपर से हमला होने लगता है, जिससे उनके 2 मेंबर्स डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। एजिस्ट ये देखकर सोचती है कि अभी हमारे ऊपर अटैक करने वाला सिर्फ एक ही हो सकता है, डेजर।
तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोमांटिका उन पर अपने मैजिक से लगातार अटैक कर रही थी, लेकिन एजिस्ट उसके सभी अटैक को दूर से ही देखकर अपने टीममेट्स को सावधान कर देती है, जिससे सभी लोग बच जाते हैं। तो इस तरफ रोमांटिका डेजर्ट से कहती है कि अभी उन्हें हमारी लोकेशन का पता लग चुका है, जिस पर डेजर्ट कहता है कि कोई बात नहीं, चलो किसी दूसरे पार्टी पर ट्राई करते हैं। जिसे सुनकर रोमांटिका कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, अगर हम ऐसे ही हर टीम पर अटैक करेंगे तो वो सब टावर के अंदर इकट्ठा हो जाएंगे। जिसे सुनकर डेजर्ट एक स्माइल करते हुए कहता है कि उन्हें यहाँ पर इकट्ठा करना ही हमारा मकसद है। दोस्त, तुम सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा रखो। जो सुन के रोमांटिका उसकी बात मान लेती हैं और दूसरे ग्रुप पर भी अटैक कर देती हैं। इसके बाद डेजर्ट अंदर दीवार पर हाथ रखकर अपना मैजिक करने लगता है और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। इस तरफ जब ब्लू मून के मेंबर टावर के अंदर जाते हैं तो वहां पर उन्हें अल्फा क्लास की 2 और टीम दिखाई देती हैं और वो उन लोगों को देखते से ही उनसे पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया था? काफ़ी शर्म की बात है कि एकेडमी के टॉप पार्टी के मेंबर्स होकर भी तुम्हें हमारे ऊपर छुपकर अटैक करना पड़ रहा है। जिसे सुनकर डोटा कहता है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो, वो अटैक हमने नहीं किया था। लेकिन वो लोग उनकी बात पर यकीन नहीं करते हैं। तभी एजिस कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो अटैक हमने किया था? जिस पर दूसरी टीम का एक लड़का कहता है, अच्छा, तुम्हारे अलावा ना यहाँ पर एक साथ इतने सारे स्पेल यूज़ करने की काबिलियत किसी और में नहीं है। अब ये सुनकर एजिस सोचती हैं कि अगर अब मैं ये उन्हें बता भी दूं कि ये बीटा क्लास वालों ने किया है तो मेरा कोई भी यकीन नहीं करेगा, और वो समझ जाती हैं कि यही तो डेजर्ट की चाल थी। आगे 2 टीम्स और ब्लू मून के बीच में फाइट होने वाली थी कि तभी एजिस सामने आकर डोनेट और परसीव से कहती हैं कि तुम दोनों को फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही इनका सामना करने के लिए काफ़ी हूँ। ये सुनकर सामने वाली टीम का लीडर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उस पर अपने फायर मैजिक से अटैक करता है, जिससे एजिस फायर से घिर जाती है। ये देखकर सामने वाली टीम का एक लड़का काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है, हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, देखा हमारे लीडर की पावर। मगर तभी एजेस उसके पीछे से आकर उसे एक किक मार देती है, जिससे वो वहां से काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वो अपने पैरों से ही एक मैजिक सर्कल बनाकर मैजिक करती है, जिससे उस टीम की एक और लड़की भी बर्फ में जम जाती है। अब ये सब देखकर सामने वाली टीम का लीडर दूसरी टीम से मदद मांगता है और कहता है कि दोस्तों, जब तक हम इन्हें नहीं हराएं तब तक हम सिंगल रैंकर्स नहीं बन पाएंगे। और ये सुनकर तो वो दूसरी टीम भी एजेस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं और उनके बीच में काफी जोरों शोरों से फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो वहीं इस तरफ हम देखते हैं कि डेजिर, रोमांटिका और पराम आराम से ऊपर खड़े होकर फाइट खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी नीचे से आवाज़ आना बंद हो जाती है, जिस पर पराम कहता है कि लगता है कि उनकी फाइट खत्म हो गई है। जिसके जवाब में डेजिर कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और उसी वक्त नीचे से किसी की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आने की आवाज़ आती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि एजिस और उसकी टीम होती है। एजिस डेजिर से कहती है कि लगता है कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया है, जिस पर डेजिर कहता है कि हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन मैं चाहता था कि अल्फा क्लास की टीम्स आपस में ही फाइट करके इसे खत्म कर दे। जिसके जवाब में एजिस कहती हैं कि मैंने सिर्फ उन्हें अपने अटैक से पकड़ा हुआ है, जिससे वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। आगे डेजर कहता है कि अच्छा होता अगर तुम एक दूसरे को हरा देते थे, लेकिन तुमने मेरा प्लान फेल कर दिया। और इसके बाद डोनेटास कह के सामने, और पसीवल्लू सिंगल रैंकर्स कहलवाने के लायक हो तो मेरे साथ लड़ो और साबित करो। बस इतना कहते ही वो एक मैजिक करती है, जिससे वो और डेजर उस फ्लोर से ऊपर चले जाते हैं। आगे एजिस सामने आकर डेजर से कहती है कि चलो जल्दी से खड़े हो जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें हराने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। और तभी डेजर एक करके एजिस के ऊपर स्टोन से अटैक करता है, जो स्टोन उसके पास जाते ही स्नेक्स में बदल जाते हैं। लेकिन एजिस उन्हें अपने आइस मैजिक से रोक लेती है और इसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पराम और परसीव के बीच भी फाइट स्टार्ट हो चुकी थी, जहां परसीवलना पराम के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और उसका मजाक बनाते हुए बोलता है कि क्या तुमने उस बड़े से स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। जिस पर पराम कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हो, और इतना कहकर वो अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। अब ये सुनकर परसीव गुस्सा होकर उसके ऊपर दोबारा से अटैक करता है, लेकिन पराम उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोककर उसके पीछे जाता है। फिर जब वो पीछे मुड़कर पराम पर और अटैक करने की कोशिश करता है तो उसका एक भी अटैक पराम तक नहीं पहुंच पाता है। ये सब देखकर परसीव को दिन में तारे नजर आने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो पराम को हरा क्यों नहीं पा रहा है, जबकि पिछली बार तो उसने उसको बड़ी आसानी से हरा दिया था। और तभी पराम फाइट के बीच में उसे किक मारता है, जिससे वो नीचे बैठ जाता है और पूछता है कि तुम इतने कम समय में इतने ज़्यादा स्ट्रांग कैसे बन गए। जिस पर पराम उसे जीभ दिखाते हुए कहता है, मुझे तुम जैसों को इसका जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहीं एक और तरफ हम देखते हैं कि रोमांटिका डोनेट पर अपने मैजिक से अटैक करे जा रही थी, मगर डोटा उसके सभी अटैक को बड़ी आसानी से रोक ले रहा था। इसके बाद डोटा उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम सर्किल 2 में हो, क्या तुम्हारे अंदर सिर्फ इतना ही दम है? ये सुनकर रोमटका सोचती है कि अभी मेरे पास ज़्यादा माना नहीं बचा है, और तो और मैं क्लोज कॉमेट में कमज़ोर हूँ। इसके बाद डोनेटाज वाला होता है कि ऊपर का फ्लोर टूट जाता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है।
और तभी रोमांटिका इसका फायदा उठाकर उस पर दूर से अटैक करने लगती है, जिससे डोनेटा को बचने में काफी दिक्कत हो रही थी। और इसलिए वो क्या करता है कि वो अपने पहने हुए लॉकेट से एक मैजिक करके उसके आसपास का धुआं दूर कर देता है और फिर वो रोमांटिका की तरफ भागकर एक अटैक करता है, जिससे रोमांटिका नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो उस पर बार बार लगातार अटैक करने लगता है, जिससे रोमांटिका बिल्कुल बाल बाल बच रही थी। इसके बाद रोमांटिका की नज़र डोनेटास पर पड़ती है, जो कि वही लॉकेट थी जो उसने उसे पहली बार मिलने पर दिया था। जिस पर रोमांटिका कहती है तो इसका मतलब वो लॉकेट एक आर्टिफैक्ट था, जिस पर डोनेटास कॉमनर्स की औकात से बिल्कुल बाहर है। ये सुनकर रोमांटिका कहती है कि तुम इतना कॉमनर क्यों कर रहे हो? तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ अलग नहीं है, हम दोनों इंसान ही तो हैं। स्टेटस को अगर 2 मिनट के लिए साइड में रख दिया जाए तो हम दोनों इस एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। ये सुनकर तो डोनेटा जैसे गुस्से में जलने लगता है और कहता है कि मैं एक नोबल हूं, हम दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है। क्लास, स्ट्रेंथ, टैलेंट पैदा होने से लेकर अब तक हमारे बीच में कुछ भी एक जैसा नहीं है। तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आने वाला, सबक सिखाने के बाद अपने आप समझ जाओगी। और इतना कहकर डोनेट अपना मैजिक स्टार्ट करता है, जिससे रोमांटिका के चारों तरफ आग जलने लगती है। और इससे पहले कि रोमांटिका अपना मैजिक कर पाती, डोनेटास पर एक और अटैक कर देता है, जिससे रोमांटिका काफी जोर से दीवार में जड़ जाती है। पराम ये देखकर जल्दी से उसकी तरफ भाग कर आता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? जिस पर रोमांटिका कहती है कि मैंने उसका अटैक ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन मैं नाकामयाब रही। तो वहीं इस तरफ डोनेटास वॉल से कहता है कि मैं अकेला ही सारे कॉमनर्स को खत्म कर दूंगा, और इतना कहकर वो आगे आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर रोमांटिका पराम को थोड़ी देर के लिए लड़ने के लिए कहती है, जिससे कि वो अपना माना रिस्टोर कर सके। और पराम वो इसके लिए मान तो जाता है, लेकिन पराम जब उसके साथ लड़ने के लिए जाता है तो वो उसे 2 स्टोन के बीच में कुचलकर सीधा रोमांटिका पर अटैक करने के लिए जंप करता है। मगर तभी पराम उन स्टोन्स को काटकर डोनेटास ऊपर से सीधा और जबरदस्त वार करता है। हमला इतना तेज होता है कि डोनेटास उसे संभाल नहीं पाता और कई फीट दूर जा गिरता है। ये देखते ही बॉल फाइट में कूदने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जमीन से उठते हुए डोनेटास गुस्से में चिल्लाता है, ये मेरी फाइट है, तुम बीच में मत आओ। उसकी आंखों में आग होती है और पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा होता है। डोनेटास का ये रूप देखकर बॉल रुक जाता है। वो धीरे धीरे पीछे हटता है और चुपचाप दूर से ही फाइट को देखने लगता है। डोनेटास का पराम से कहती है, क्या तुम उस दूसरे लड़के को कहीं पर दूर लेकर जा सकते हो? क्योंकि डोनेटास हैं और इसीलिए मैं खुद उससे लड़ूंगी। ये सुनकर पराम कहता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम उसे अभी हरा सकती हो। तुम मेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए ऐसा बोल रही हो, है ना? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम तीनों साथ में सिंगल रैंकर्स बनेंगे, कोई एक भी पीछे नहीं रहेगा। और डेजर ने भी हमसे बोला था कि उसे यकीन है कि हम स्ट्रांग हैं। पराम की बात सुनकर रोमांटिका स्माइल करती है और उसको थैंक्स कहती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एजिस्ट और डेजर की फाइट भी काफी दिलचस्प बन गई थी, जहां एजिस्ट डेजर पर अपने आइस मैजिक से अटैक करती है और डेजर उसे अपने एवर्स मैजिक से तोड़ देता है। आगे एजिस्ट अपने मैजिक सर्कल की मदद से दीवारों पर चलकर डेजर की तरफ बढ़ने लगती है, पर डेजर एक चुटकी मारकर उसके मैजिक सर्कल को गायब कर देता है। अरे एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो एजिस्ट बाबू। और फिर वो तभी एक फायर से अटैक करके एजिस्ट को नीचे गिरा देता है और वहां नीचे एक और फायर मैजिक रेडी होता है। लेकिन एजिस्ट भी कुछ कम नहीं होती है, वो इन सभी अटैक से अपने आप को एक आइस में कवर करके बच जाती है। इसके बाद एजिस्ट डेजर से पूछती है कि माना पावर, मैजिक, स्पीड और कॉम्बैट स्किल सब में मैं तुमसे बेहतर हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें हराने में मुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? इतना कहते ही एजिस्ट उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और उसे रोकने के लिए डेजर अपने फायर बॉल से अटैक कर देता है। एजिस्ट उसके सभी अटैक से बचते हुए जंप करती है और डेजर पर अटैक करने वाली होती है, पर डेजर अपनी बॉडी पर स्ट्रेंथ मैजिक का इस्तेमाल करके उसे रोक लेता है। लेकिन तभी एजिस उसे धक्का दे देती है, जिससे डेजर काफी जोर से दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है। अब इससे पहले कि डेजर खड़ा हो पाता, एजिस उस पर अटैक करने लगती है, मगर डेजर वहां से हटकर उससे बच जाता है। पर एजिस उसके ऊपर लगातार अपने सोर्ड से अटैक किए जा रही थी, मगर डेजर भी उसके सभी अटैक को ब्लॉक कर दे रहा था। अब ये सब देखकर एजिस बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और कहती है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हरा क्यों नहीं पा रही हूं? जिसके जवाब में डेजर कहता है कि क्या तुम्हें मजा नहीं आ रहा? आज तक तुमने जितनी भी फाइट्स की हैं उसमें तुम्हें कभी अपने लायक अपोनेंट नहीं मिला। और तभी डेजर फ्यूचर का एक सीन याद करता है और मन में कहता है कि उस टाइम तुम हमेशा काफी बोर्ड दिखती थी, जैसे मानो तुम्हें किसी लड़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये सब सोचने के बाद डेजर उससे कहता है कि तुम मुझे अपनी मैजिक या स्वॉर्ड से नहीं हरा पा रही हो। ये सब सुनने के बाद एजिस कहती है कि मुझे मजा आने के बारे में तो अभी पता नहीं, लेकिन ये बात जरूर सच है कि मैं तुम्हें हराना चाहती हूँ। बस इतना कहते से ही एजिस वहां पर एक काफी खतरनाक मैजिक करती है, जिससे उनका पूरा फ्लोर एक बर्फ के महल जैसा
बन जाता है और फिर एजिस वहां पर रखे एक थ्रोन पर बैठती है और फिर तभी वो अपने इशारे से डेजर के नीचे से आइस से अटैक कर देती है, पर डेजर जंप करके उससे बच जाता है। इसके बाद एजिस चारों तरफ से हजारों आइस से उसके ऊपर अटैक करती है, मगर डेजर अपने इन्वर्जन मैजिक से उन सभी अटैक्स को रोक लेता है, जिस पर डेजर कहता है कि इस बर्फ के महल के अंदर वो जितना चाहे उतना मैजिक यूज कर सकती है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और मानना पड़ेगा कि वो अभी से ही इसका इस्तेमाल कर पा रही है। लेकिन इतना कहकर डेजर अपने इन्वर्जन मैजिक स्टार्ट कर देता है और उसके सभी मैजिक सर्कल को तोड़ देता है। एजिस जितनी भी बार अपने मैजिक सर्कल्स को बना रही थी, डेजर एक चुटकी में उन्हें तोड़ दे रहा था। ये देखकर एजिस काफी बेचैन होने लगती है और सोचती है कि मेरा हर एक मैजिक एक चुटकी में खत्म हो जा रहा है, और तो और मैं उसे अपनी स्वॉर्ड से भी नहीं हरा पा रही हूँ। मैं उसे सिर्फ स्वॉर्ड या मैजिक से नहीं हरा सकती। और तभी एजिस्ट खड़ी होकर अपने स्वॉर्ड को उठाती है, जिससे महल वाला इफेक्ट खत्म होने लगता है, और तभी एजिस्ट की स्वॉर्ड से काफी तेज लाइट निकलने लगती है, जो देखकर डेजर कहता है बहुत बढ़िया। तो वही दूसरी तरफ पैरम डोनेटास की तरफ फेंक देता है। पैरम काफ़ी स्ट्रांग है और फिर वो रोमांटिका से कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और इसीलिए हमें उसे हराना होगा, इससे पहले कि पर्सिवल भी फाइट को ज्वाइन कर ले। लेकिन उसी वक्त डोनेटास पर्सिवल से कहता है कि इन्हें हराने में मेरी मदद करो, जिसके लिए पर्सिव मान भी जाता है और वो दोनों साथ में फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर वो दोनों तरफ से एक साथ उनके ऊपर अटैक करते हैं। मगर तभी रोमांटिका पूरी हिम्मत करती है और उन दोनों के ऊपर अपना मैजिक यूज करती है, जिससे वो दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। तो वहीं इस तरफ हम देखते हैं कि एजिस्ट की स्वॉर्ड में से काफ़ी तेज़ रोशनी निकलती है, जिसके बाद उसकी स्वॉर्ड ट्रांसफॉर्म होकर एक नई स्वॉर्ड में बदल जाती है। और ये देखकर डेजर काफ़ी खुश था। वो कहता है कि ये मैजिक स्वॉर्ड है जिसे सिर्फ और सिर्फ मैजिक नाइट ही यूज़ कर पाते हैं। आमतौर पर इसे हासिल करने के लिए 10 साल लग जाते हैं, मगर एजिस्ट ने इसने तो पलक झपकते ही इसे हासिल कर लिया। फिर जब एजिस्ट उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो डेजर उसके ऊपर स्टोन से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अब तो एजिस्ट दूर से ही अपनी स्वॉर्ड स्विंग करके उन स्टोन्स को आइस में बदलकर उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है। इसके बाद डेजर उस पर फायर बॉल से अटैक करता है, लेकिन एजिस्ट उसे भी एक ही स्विंग में खत्म कर देती है और फिर पलक झपकते ही एजिस्ट डेजर के पास आकर उसके गले में स्वॉर्ड रख देती है और हंसते हंसते कहती है, मैं जीत गई डेजर। लेकिन तभी वो देखती है कि डेजर एक ईवस मैजिक कर रहा होता है, लेकिन किस पर? और तभी डेजर का ईवस मैजिक देखते ही देखते वो पूरे क्लॉक टावर पर छा जाता है और तभी अनाउंसमेंट होती है कि सर्वाइवल क्वेस्ट अभी कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ रैंकिंग टूर्नामेंट यहीं पर खत्म होता है और इस क्वेस्ट को जिसने खत्म किया है उसका नाम डेजर है। अब ये सुनकर तो अल्फा क्लास का प्रोफेसर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आगे जब सारे प्रोफेसर मीटिंग करते हैं तब वो प्रोफेसर ब्रिगेड पर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि जरूर इसी ने कोई इलीगल तरीका इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि ये कॉमनर के लिए एक मैजिक नाइट को हराकर शैडो वर्ल्ड को क्लियर करना बिल्कुल नामुमकिन है। तभी हेडमास्टर एक लिस्ट मंगवाते हैं जहां उन्होंने ऑलरेडी सिंगल रैंकर्स डिसाइड कर लिया था। ये देखकर एक प्रोफेसर उनसे पूछती है कि जब आपने ये ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था तो फिर मीटिंग क्यों रखी, जिसके जवाब में हेडमास्टर कहता है कि मैं सबका ओपिनियन जानना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों के ओपिनियन जानकर तो मुझे उल्टी आने लगी थी। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम दूसरी तरफ डेजर और एजिस्ट को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहां पर डेजर कहता है कि पहले तो हमारा मकसद था कि अल्फा क्लास के स्टूडेंट्स को एक दूसरे से फाइट करा के उनकी तादाद कम करना, लेकिन वो हम तुम्हारी वजह से कर नहीं पाए। जिस पर एजिस्ट कहती हैं, और फिर तुम्हारे पास एक ही रास्ता था, शैडो वर्ल्ड को क्लियर करना। सही कहा ना? जिस पर डेजर कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं क्लॉक टावर में तुमसे थोड़ा जल्दी पहुंचा था और मैंने उसे एनालाइज करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अकेले लड़ रहा था। अगर सारे अल्फा स्टूडेंट्स एक साथ मेरे ऊपर अटैक करते तो मैं वहीं हार जाता। ये सुनकर एजिस्ट कहती है कि तो तुम्हारा मकसद मुझे हराने का नहीं था, बल्कि तुम उससे भी ज्यादा चाहते थे। जिस पर डेजर कहता है कि हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने एंट्रेंस एग्जाम में किया था। आगे अजेस कहती है कि ये सब सुन के तो ऐसा लग रहा है कि मैं पूरे टाइम तुम्हारी कठपुतली की तरह नाच रही थी, तुमने तो मुझे बुरी तरीके से हरा दिया। जिस पर डेजर कहता है कि हाँ हरा तो दिया, लेकिन अगर तुम्हारा ज्यादा सोड और थोड़ा सा फास्ट होता ना तो मैं वहीं पर हार जाता। तभी पराम और रोमांटिक अभी उन्हें ज्वाइन करते हैं और फिर डेजर रोमांटिका से कहता है कि हम तुम्हारे मैजिक की वजह से ही जीत पाए हैं, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और ये सुनकर रोमांटिका के मन में लड्डू तो फूटने लगते हैं, पर वो सख्त लड़की वाली एक्टिंग करते हुए कहती है कि इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आगे पराम डेजर से पूछता है और मेरे बारे में क्या? जिस पर डेजर कहता है कि तुमने भी बहुत अच्छा काम किया और फिर पराम के सर पे वो हाथ सहलाने लगता है। तो रोमांटिका भी वहां आ जाती है तो डेजर उसका भी सर सहलाने लगता है, जिससे वो काफी खुश तो हो रही थी, लेकिन अपनी सख्त लड़की वाली एक्टिंग के चलते वो गुस्सा होने लगती है। इन सबको इतना खुश देखकर एजेस स्माइल करती है और यहाँ से जाने लगती है और जाते जाते वो डेजर से कहती है कि मैं तुमसे एक एहसान चाहती हूँ, क्या मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में ज्वाइन कर सकती हूँ? जो सुनकर रोमांटिका उसे साफ साफ मना कर देती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन डेजर कहता है कि स्कूल खत्म होने के बाद ठीक 6 बजे ट्रेनिंग एरिया में आ जाना। जो सुनकर एजेस स्माइल करते हुए वहां से चली जाती हैं। आगे ये तीनों प्रोफेसर ब्रिगेड के पास जाते हैं, जहां प्रोफेसर ने उनके लिए एक बहुत बड़ा केक लाकर रखा हुआ था,
फिर उनके आते ही प्रोफेसर ब्रिगेड कहती हैं कि माफ करना लेकिन तुम लोग पास नहीं हो पाए, जो सुनकर रोमांटिका काफी उदास हो जाती हैं। क्या, क्यों पास नहीं हो पाए? तभी प्रोफेसर कहती हैं अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, टेंशन मत लो, तुम तीनों सक्सेसफुली सिंगल रैंकर्स बन गए हो और अल्फा क्लास में भी प्रमोट हो गए हो। ये सुनकर तो सब बहुत खुश होते हैं और पार्टी करने लगते हैं। इसके बाद डेजर्ट प्रोफेसर को थैंक्स कहता है और तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जहां ब्रिगेड होता है, जहां ब्रिगेड एक ऑर्फनेज में गई हुई थी। तभी एक बच्चा उनके पास आके पूछता है कि आप मुझे मैजिक सिखा सकती हैं? तो ब्रिगेड उस बच्चे को मैजिक सिखाती है और ये बच्चा और कोई नहीं डेजर्ट होता है।